नया टर्म है मार्केट में, दैट इज योनी योगा। जहाँ पर ना तो आसन है, ना तो प्राणायाम है, ना ध्यान है, ना मुद्रा है, ना बंध है। तो दैट इज़ नॉट योगा, दैट इज़ जस्ट सम फैंसी नेम। जब हम इन संस्कारों की बात करते हैं तो ये शुरुआत इनकी कब होती है? कंसेप्शन अगर आप प्लान कर रहे हो तो 1 साल पहले ही यू शुड स्टार्ट। जैसे दिवाली पे सफाई करते हैं, लक्ष्मी जी को इनवाइट करते हैं, सिमिलरली द सोल विल चूज देयर पेरेंट्स अकॉर्डिंग टू द पेरेंट्स कर्मा। आप अपने बच्चे के साथ लिटरली वूम में भी कम्युनिकेट करते हो। सो दे से कि बाय 5th मंथ बेबी का ईयर्स एंड ऑडिटरी सेंस डेवलप हो जाता है, तो यू कैन स्टार्ट टॉकिंग। साउंड से वाटर वाइब्रेट होता है। सिमिलरली बॉडी भी तो 70% वाटर एंड बेबी इज ऑल्सो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर। हाउ वन कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर द डिलीवरी स्पिरिचुअली? वहम और प्रेगनेंसी बहुत साथ साथ चलते हैं हमारे देश में। Ditch Google. You know, whatever you resist will persist. Prioritizing your mental health is the most important. अगर एक डेस्टिनेशन वेडिंग है, ये अनप्लान प्रेगनेंसी है और हमने ऑलरेडी कमिटमेंट दी हुई है कि हम ये वेडिंग करेंगे, तो मैं 3 दिन का खाना अपने साथ नहीं लेके जा सकती। No commitment should be more than the health of your baby and yourself. Your child is dependent upon you. पोस्टपार्टम के साथ साथ पेरेंटल डिप्रेशन। ऐसा नहीं होता है कि बॉलीवुड में देखा 6 महीने में वापस इन शेप आ गए तो हमें भी आना है। इज देयर एनी स्पिरिचुअल रीजन टू मिसकैरेज? A weak mind cannot carry a strong body. आपको इस चीज के बारे में कैसे पता? बिकॉज आप तो इस जर्नी से कभी गुजरे ही नहीं। Hi guys, welcome to Wed FM India, India's first wedding podcast, season 2. Today on our podcast, we have someone truly special, नित्या खुराना, जो एक योगा और वेलनेस एक्सपर्ट है, जो कि इंस्टाग्राम पर प्रेगा योग के नाम से जानी जाती हैं। लेकिन उनका सफर यहीं तक नहीं रुकता। From being a law graduate to becoming a prenatal and postpartum yoga coach, नित्या ने अपनी जर्नी को लॉकडाउन के दौरान डिस्कवर किया। आज प्रेगा योग के थ्रू वो काफ़ी जिंदगियां बदल रही हैं विद हर होलिस्टिक हीलिंग एंड योगा प्रैक्टिसेस। नित्या हमें बताती हैं कि कितना ज़रूरी है गर्भ संस्कार प्रैक्टिस करना एंड डिवाइन सोल को अपने वूम में इनवाइट करना। उन्होंने हमें ये भी बताया कि वर्किंग वुमेन इन वेडिंग इंडस्ट्री कैसे योगा के जरिए अपनी इस जर्नी को स्मूथ और रिलैक्सिंग बना सकती हैं। तो चलिए इस हॉलिस्टिक जर्नी को समझते हैं। हाय नित्या। हाय शनाया। वेलकम टू वेड एफएम्स काउच। आज का जो ये टॉपिक है ना, वो मेरे दिल के इतना करीब है बिकॉज इट्स बिन 9 years दैट आई हैव बिन मैरिड। और एक दिल घबराता है ना, बस उसी डर ने मुझे आज तक ये फील नहीं होने दिया कि मुझे मदरहुड की जर्नी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। सो मोर देन माई ऑडियंस, आई थिंक आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैं आपसे आज बहुत कुछ सीखूं और आज हम बहुत सारी ऐसी बातों के बारे में जानें जो हमारी माँ, हमारी दादी, नानी हमें सिखाती आई हैं, बट कहीं ना कहीं वो खो गई हैं। So thank you so much for coming over and being ready to share with our experiences. So welcome. I'm very excited to be here. Thank you for inviting me. And this is my first podcast, so I would love to share the knowledge and the experience that I have for sure. Yes. Thank you so much. वेड एफएम का ना एक रिचुअल है। हम कोई भी चीज़ जब शुरू करते हैं ना, किसी के साथ भी पॉडकास्ट शुरू करते हैं, तो हम हमेशा बोलते हैं कि जब कोई प्रोफेशन कोई चूज़ करता है तो उसके पीछे ना कोई कहानी होती है, राइट? और हम सब कहानियों से बने हैं। तो आई रियली वॉन्ट टू नो व्हाट्स योर स्टोरी। So, being a yoga instructor or coming in the field of pregnancy and postpartum was never something that was pre-decided. Okay. मैंने सोचा नहीं था कि यही करना है या फिक्स था, ऐसा कुछ भी नहीं था। I was in college, मैं तो लॉ कर रही थी and I am an advocate. Amazing. So, COVID आ गया and then we were at home. तो अभी क्या करें, बट आई हैव ऑलवेज लव्ड योगा। मैं स्कूल टाइम से ही आई यूज टू प्रैक्टिस इट। ओके। एंड
मुझे बहुत पसंद इसलिए था बिकॉज मेरा इस लाइक मेरे हेल्थ में एंड मेरे वेट लॉस जर्नी में योगा ने मुझे बहुत हेल्प करी. ओके. सो जब कॉलेज में आ गए आई स्टिल कंटिन्यूड अपने प्रैक्टिसेस के साथ. एंड जब भी कोविड आ गया, घर पे बैठे थे, कुछ भी नहीं हो रहा था, अभी क्या करें. सो माई मॉम एक्चुअली सजेस्टेड कि योगा में ट्रेनिंग ले लो, टाइम पास भी हो जाएगा एंड आपको पसंद भी है. सो आई सेड ओके. एंड देन तब ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी चल रही थी लकीली, बिकॉज अदरवाइज ऑनलाइन ट्रेनिंग्स नहीं होती हैं. आई डिड इट और मज़ा आया करके. जब ट्रेनिंग ख़त्म हो गई तो आई थॉट दैट ओके रोज़ 1-2 घंटा तो प्रैक्टिस करना ही है, सो व्हाई नॉट लेट्स टेक अ क्लास. तो धीरे धीरे करके क्लासेस लेना शुरू करा, लोगों को बहुत पसंद आया. देन आई फेल्ट अच्छा है 1-2 घंटा दिन में कर लेंगे, अदरवाइज लॉ तो इट वाज द मेन थिंग, उस पर बहुत मेहनत भी करी. देन सडनली आउट ऑफ नोवेयर जहाँ से मैंने ट्रेनिंग करी थी वहाँ से पॉपअप्स आने शुरू हो गए दैट प्री नेटल पोस्ट नेटल TTP हो रही है, कर लो. एंड इट वाज जस्ट द सेकेंड बैच. सिर्फ एक ही बैच का ग्रेजुएशन हुआ था, ऐसा भी नहीं था कि बहुत लोगों ने कर लिया, बहुत लोग इसका तारीफ़ कर रहे हैं, अप्रिसिएशन हो रही है. तो कोई फीडबैक ऐसा सच नहीं था, बट आई डोंट नो, ऐसा लगा कि चलो कुछ भी नहीं है करने को. एंड समहाउ अट्रैक्टेड फील हुआ उससे. देयर वाज नथिंग कि यही क्यों, बट अट्रैक्शन एक था. तो कर ली वो TTP. अब वो करने के बाद फॉर द फर्स्ट 5-6 महीने तक तो ऐसा था कि अभी कर ली, अभी मैं कॉलेज में हूँ तो प्रेगनेंसी योगा कराने के लिए किसको लेके आऊँ. लाइक नो, आई डोंट नो वन हु इज़ प्रेग्नेंट, राइट. तो ऐसा चला. एंड देन धीरे धीरे आई थॉट दैट ओके अभी एक चीज़ सीखी है तो उसको थोड़ा सा अप्लाई करते हैं. तो पेज बनाया एंड एड्स डालनी शुरू करी, पोस्ट डालनी शुरू करी. थोड़े थोड़े करके लोग जुड़ने लगे, मदर्स को अच्छा लगा बहुत. मतलब 5-6-7 लोगों के साथ ही शुरू करा, उनको सिखाया, उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा. एंड देन ग्रेजुअली एक दिन अपने आप सोशल मीडिया लग वो कुछ हिट हो गया. एंड देन प्रेगायो केम. Wow. I just want to ask you, are you married? No. वाओ. एंड कभी कभी ऐसे नहीं लगता है कि जिस प्रोफेशन में आप हैं और जब आप ऑफ कोर्स नाउ यू से कि आपके बहुत सारे फॉलोअर्स भी हैं, आपको इतने सारे लोग फॉलो करते हैं, तो ऐसे कभी नहीं होता कि लोग आपसे पूछते हैं कि आपको हमारे बॉडी के बारे में या आपको इस चीज़ के बारे में कैसे पता, बिकॉज आप तो इस जर्नी से कभी गुजरे ही नहीं. कभी ऐसे क्वेश्चंस आए हैं आपके पास? नॉट डायरेक्टली ऐसा नहीं आया, बट दे स्टिल आस्क दैट आपको इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है, सो हाउ कैन यू टीच दिस, या फिर आप अब हमें समझ कैसे पाते हो. बट इन द बिगनिंग मुझे खुद को ये लगता था दैट ठीक है पढ़ लिया है, बट उनको ये प्रॉब्लम हो रही है तो कैसा लग रहा होगा. बट देन धीरे धीरे करके विद प्रैक्टिस, विद एक्सपीरियंस, विद सो मेनी मदर्स, इतनी सारी डिलीवरीज देखी, तो पता चल गया दैट ओके आई कैन नॉट फील वॉट यू आर फीलिंग, बट आई नो दैट वॉट कैन हेल्प यू. अमेजिंग. आप बहुत ज़्यादा गर्भ संस्कार के बारे में बात करते हैं, तो बेसिक से अपनी ऑडियंस को बताना इज माई ड्यूटी, राइट. सो अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें, गर्भ और संस्कार, सो डू यू माइंड एक्सप्लेनिंग दैट टू अस? व्हाट इज गर्भ, व्हाट इज संस्कार, एंड टुगेदर उसका मतलब क्या है? Very simple. गर्भ means womb. Yeah. And संस्कार means values. जी. तो during the time of pregnancy जो भी values, जो संस्कार एक बेबी को मिलते हैं, that is गर्भ संस्कार. And it is not just कि आप क्या उसको बोल रहे हैं या फिर आप उसको कौन सी स्टोरी सुना रहे हैं, ऐसा सिर्फ उतने तक लिमिटेड नहीं है. इट इज़ नॉट सिलेक्टिव दैट ओके अभी हम बैठ के गर्भ संस्कार करते हैं दिन में 1 घंटा तो दैट्स डन. होल ऑफ योर प्रेगनेंसी, इनफैक्ट जो आपका प्री प्रेगनेंसी स्टेज भी रहता है, यू एक्चुअली द सोल चूजेज विच वूम टू कम इन. The soul will choose their parents according to their karma, according to the parents' karma. तो बेबी आपको चूज़ करके आ रहा है. तो दैट इज़ वाई प्रेगनेंसी से पहले भी आपकी जो लाइफस्टाइल है, जो आपकी रूटीन है, जो आपकी प्रैक्टिसेस हैं, और प्रेगनेंसी के टाइम पर भी, एंड इट इज़ सेड अम्बिलिकल कॉर्ड कट करने तक भी बेबी का सोल चेंज हो सकता है. सो टिल दैट टाइम दैट कैरीज. तो जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप एज अ पर्सन हो, दैट ऑल इज़ गर्भ संस्कार. So it is, I always say this,
कि एक बेबी, एक चाइल्ड का जो भी पोटेंशियल है वो सिर्फ जीन्स, उसके जीन्स तक लिमिटेड नहीं होता. इट डिपेंड्स अपॉन द एनवायरनमेंट. तो ओके. even researchers are saying 49 to 50% genes of course responsible है, maybe more. ओके. But the environment जिसमें वो रहें, जिसमें उनको नरिशमेंट मिल रही है, दैट रियली मैटर्स. फॉर एग्जाम्पल आप एक पौधा लो, सीड का पोटेंशियल तो है कि वो ट्री भी बन सकता Exactly. है, बट इट डिपेंड्स ऑन द एनवायरनमेंट कि उसको कौन सा पानी, कौन सी खाद, कैसी सनलाइट, कितनी केयर मिल रही है. एग्जैक्टली. So that is what गर्भ संस्कार is, that what you are doing, what you can provide, how you can contribute. वाओ. एंड जैसे आपने बोला कि इट्स नॉट लाइक कि आपने दिन में 1 घंटा डिसाइड किया कि चलो लेट्स प्रैक्टिस गर्भ संस्कार. सो व्हाट इज द एक्चुअल वे ऑफ डूइंग गर्भ संस्कार, एंड कितने टाइप के होते हैं ये, एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, जस्ट इन बिकॉज आई रियली वांट कि हमारी जो जनरेशन है वो इस टर्म को अच्छे से समझे. एंड मुझे लगता है कि आजकल डॉक्टर्स ने ना बहुत डरा दिया है बहुत सारी चीज़ों को लेकर, लेकिन जैसे ही गर्भ संस्कार जैसी चीज़ें हमारे तक पहुंचती है ना, तो ऐसे लगता है कि अच्छा स्पिरिचुअली भी हम चीज़ों को बहुत अच्छे से लेड कर सकते हैं. सो इफ़ यू डोंट माइंड helping us with how many types are there and all of that. तो गर्भ संस्कार के सच टाइप्स नहीं है, बट डिफरेंट चैनल्स हैं, डिफरेंट वेज हैं जिसके थ्रू आप गर्भ संस्कार प्रैक्टिस कर सकते हो. फर्स्ट इज़, हम अगर बात करें सबसे बेसिक डाइट या कंज्यूम जो हम कर रहे हैं, तो कंज्यूम सिर्फ आप खाने से नहीं कर रहे हो, आप जो देख रहे हो दैट इज़ ऑल्सो कंजम्पशन, जो आप सुन रहे हो दैट इज़ ऑल्सो कंजम्पशन, जो आप सोच रहे हो दैट इज़ ऑल्सो अ कंजम्पशन. सो वट एवर यू आर वॉचिंग, वट एवर यू आर हियरिंग, वट एवर यू आर थिंकिंग, वट एवर यू आर ईटिंग, ये सब आपका कंजम्पशन है, ये सब चाइल्ड का नरिशमेंट है. तो अगर उसको हम थोड़ा सा बेटर कर सके, हेल्दी डाइट लें, ऐसी चीज़ें देखें, ऐसी चीज़ें पढ़ें जिससे आपकी नॉलेज बढ़ रही हो, आपका ब्रेन स्टिमुलेट हो रहा हो, जैसे कि पजल्स करना, क्रिएटिव एक्टिविटीज़ करने से लेफ्ट एंड राइट ब्रेन्स को हम स्टिमुलेट कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आप सुन रहे हो, सो लेट्स से अगर प्रेगनेंसी में तो इट इज़ वेरी गुड कि हम इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक सुने. ओके. लाइक फ्लूट म्यूज़िक, स्ट्रिंग म्यूज़िक, तबला, हारमोनियम, ऑल दीज म्यूज़िक्स आर वेरी गुड. राग सुने, राग जो हमारे बने थे एंशियंट, दे वर मेड एज पर द इन्वायरमेंट, द सीजन्स. तो वो सीजन्स के अकॉर्डिंग हमारे राग बने थे. तो अगर आप राग के बारे में पढ़ेंगे भी तो एवरी राग हैज़ डिफरेंट इम्पैक्ट. कोई राग आपको कूलिंग इफेक्ट फील कराता है, किसी राग से आपको एनर्जी फील होती है, कोई जैसे आपके हेडेक के लिए है तो राग का इफेक्ट ज़्यादा अच्छा होता है. एब्सोल्युटली. लाइक आई गेस हम सबको एग्जाम्पल पता होगा, एक ऑपरा सिंगर गाती है एंड देन पानी का ग्लास टूट जाता है. तो साउंड से वाटर वाइब्रेट होता है, वाटर सेल्स में मूवमेंट आता है. सिमिलरली बॉडी भी तो 70% वाटर, एंड बेबी इज ऑल्सो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर. तो म्यूज़िक जो है वैसी वाइब्रेशंस अंदर क्रिएट करता है जिससे इफेक्ट आता है. सो अगेन फिल्टरिंग आउट मेटालिक म्यूज़िक, या बहुत ही ज़्यादा ओवर स्टिमुलेट कर रहा है, कुछ देखना, समथिंग वेरी क्रिंज जो आपको बहुत डरा रहा है, या फिर आपको देखने में अच्छा नहीं लग रहा, बहुत वायलेंट है, वो चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं. दैट इज़ वन थिंग. अनदर थिंग इज़ आपकी प्रैक्टिसेस, आपकी साधना. सो डूइंग योगा, डूइंग प्राणायामा, डूइंग मेडिटेशन, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है. एंड वेन यू डू दीज प्रैक्टिसेस आपके इंस्टिंक्ट्स बहुत अच्छे हो जाते हैं. लाइक एज अ मदर यू एनीवेज हैव दैट सिक्स्थ सेंस फॉर योर चाइल्ड. बट जब आप ध्यान करते हैं, योग करते हैं, इसके बाद जो इंस्टिंक्ट होती है, जो आपका इंट्यूशन होता है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है. रिसेंटली एक मॉम ने मुझे टेक्स्ट करके बताया दैट लेबर के टाइम पे लेटा देते हैं टू डिलीवर द चाइल्ड, एंड बिकॉज वो इतने महीनों से प्रैक्टिस कर रही थी, शी वॉज वेरी रेगुलर विद हर मेडिटेशंस एंड एवरीथिंग. तो उन्होंने बोला आई डोंट नो, कुछ तो इंस्टिंक्ट आया कि मुझे इस पोजीशन में डिलीवर करना चाहिए. डॉक्टर से बोला, सबको बात करी, रिक्वेस्ट कर, उन्होंने परमिशन दी, एंड शी डिलीवर्ड वेरी इजीली इन दैट पोजीशन ऑल्सो. तो अभी ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने पहले डिलीवरीज करी हैं, या फिर इवन आई हैव टोल्ड देम कि ये ऑप्शंस हैं, यू कैन आस्क योर डॉक्टर कि इस पोजीशन में हम डिलीवरी करें या ना करें, आपको सूटेबल है या नहीं, बट दीज विल हेल्प. बट अभी इतने सारे में से कौन सा चूज करें, वहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड तो इतना टाइम होता नहीं है. सो दैट योर इंस्टिंक्ट, योर बॉडी विल टेल यू. तो उतनी सेंसिटिविटी लाना, उतनी अवेयरनेस लाना, वो
गर्भ संस्कार से आता है ना। गर्भ संस्कार में सब कुछ आता है, आप जो योग कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, जो खा रहे हैं, जो सोच रहे हैं, कैसे इन्वायरमेंट में है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। वाओ, सो आपका आहार क्या है, आप कितनी साधना करते हैं, सो ये सारी चीज़ें समझना और उसके साथ अपने वो 9 months को परस्यू करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअल में वो स्टार्ट कब करना चाहिए? क्या वो तभी जैसे आपको पता लगा कि आप प्रेग्नेंट हैं और आपकी जर्नी वहाँ से शुरू हो जानी चाहिए? आई जस्ट नीड टू नो कि जब हम इन संस्कारों की बात करते हैं तो ये शुरुआत इनकी कब होती है? वैसे तो अगर हम टेक्स्ट को देखें तो वो कहते हैं कंसेप्शन, अगर आप प्लान कर रहे हो प्रेगनेंसी तो 1 साल पहले ही यू शुड स्टार्ट ओके दीज प्रैक्टिसेस अगेन टू इनवाइट अ सोल। आप इनवाइट करें उन्हें, जैसे दिवाली पे सफाई करते हैं, लक्ष्मी जी को इनवाइट करते हैं, सिमिलरली आप एक सोल को इनवाइट करें। ओके तो एज पर आर टेक्स्ट इट शुड स्टार्ट अर्ली, बट जैसे ही आपको अगर प्रेगनेंसी का भी पता चलता है एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज यूजली क्या होता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी रहती है, नॉजिया रहता है, डिस्कम्फर्ट्स रहते हैं, टायर्डनेस रहती है, फटीगनेस रहती है, तो ज़्यादा योग कर पाना मुश्किल हो जाता है। कुछ ज़्यादा डाइट में भी मतलब अच्छे से वो खा नहीं पाते हैं। तो उस टाइम पर जो गर्भ संस्कार की प्रैक्टिसेस हैं वो बहुत ईजी भी हैं करनी, एंड वो आपको हेल्प भी करेंगी। ओके प्लस जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें बेबी का स्पाइनल कॉर्ड, नर्वस सिस्टम, ये सब डेवलप हो रहा है, तो दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट दिस प्रैक्टिसेस। ओके, ये तो बात हो गई कि जब कोई ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, जब एक कपल अपने बेबी को प्लान कर रहा होता है, राइट, हम कहते हैं कि सबसे पहले डॉक्टर से जाके मिलो, राइट, बट आई हैव हर्ड मेरी मॉम, मेरी दादी, वो बोलती हैं कि नहीं, पहले जाकर किसी ऐसे गुरु से मिलो जो पहले आपको प्रिपेयर करे मेंटली कि आपको बच्चा क्यों करना है और क्यों ज़रूरी है, फिर उसके बाद मेडिकली आप इन चीज़ों में पढ़ो कि आप कितने फिट हो, कितने फिट नहीं हो। व्हाट डू यू हैव टू से, बिकॉज आप एक स्पिरिचुअल कोच भी हो, राइट, एंड आप योगा में भी बिलीव रखते हैं, सो व्हाट डू यू हैव टू से कि व्हेन यू आर प्लानिंग अ बेबी द फर्स्ट स्टेप शुड बी रीचिंग आउट टू अ स्पिरिचुअल कोच और रीचिंग आउट टू अ डॉक्टर? आई वुड से बोथ। ओके, आप स्पिरिचुअल कोच को रीच आउट करें ना करें, बट आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए दैट व्हाई डू यू वांट अ चाइल्ड। एब्सोल्युटली। क्या वो इसलिए है क्योंकि आपकी एज हो गई है या फिर आसपास के लोग कर रहे हैं, मतलब वो रीजंस अगर हैं देन यू शुड रीथिंक। तो अगर आप एक सोल को ला रहे हैं तो हाउ आर यू गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू द लाइफ ऑफ दैट सोल, आप उसकी लाइफ में कितना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो वो एक थिंकिंग होनी चाहिए कि हमें क्यों एक बेबी चाहिए। एज अ कपल यू शुड हैव दैट थिंकिंग, यू शुड हैव दैट माइंड सेट। Now, once you've decided कि ठीक है we want to plan, then of course it is very important to get yourself checked. There are different things जो matter करती हैं, तो it is very good कि आप you get your tests done and आपको पता चल जाता है। बहुत टेस्ट आपको ये भी बताते हैं कि आप कितना टाइम तक प्रेगनेंसी प्लान करना डिले कर सकते हैं, ओके, या फिर आपको अगर अभी करनी चाहिए, या फिर अगर कोई आपके लेवल्स टेस्ट में लो आते हैं तो डॉक्टर्स जो हैं वो आपको सप्लीमेंट्स, मेडिकेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट उस ट्रीटमेंट के साथ साथ आप अपनी होलिस्टिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, जैसे कि योगा, डाइट, मेडिटेशन, ऑल्टरनेटिव थेरेपीज आर ऑल्सो वेरी वेरी गुड। आई एम सीइंग आजकल लोग इतना ज़्यादा IVF या IUI के प्रोसीजर्स में जा रहे हैं। उसमें जाने से पहले, इतने एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स करने से पहले, आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप अपनी बॉडी को एक चांस दो। आप अच्छी डाइट, अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करो, आप योगा फॉलो करो, आप ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ में जाओ। आजकल इतनी सारी ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ हैं। देयर इज़ एक्यूप्रेशर है, देन क्रेनियोसेक्रल थेरेपी, मेरु चिकित्सा, मर्मा, सो मेनी ट्रेडिशनल थेरेपीज़ अब आ रही हैं वापस, एंड वो सिर्फ आपके कंसेप्शन के लिए नहीं हेल्प करेंगी, वो आपकी ओवरऑल हेल्थ को, आपकी ओवरऑल रीजुविनेशन में हेल्प करेंगी। तो आई गेस बोथ शुड गो हैंड इन हैंड। ऐसा नहीं है दैट सिर्फ स्पिरिचुअली फॉलो करें, सिर्फ मेडिकली। दोनों के आई वुड से प्लस पॉइंट्स लेके यू शुड मूव अहेड। ओके, अभी आपने मेरु चिकित्सा के बारे में बात करी। आई रियली वांट टू नो व्हाट इज दैट।
So Meru means spine, रीढ़ की हड्डी, and चिकित्सा means treatment. So it is a traditional healing technique जिसमें spine के through we help in the healing of the whole body. Oh, okay. And it happens after the pregnancy? How, मतलब मेरू कब काम आता है ये? मेरू चिकित्सा can be taken by anyone Oh. at any age or during any stage of their life. Oh, I thought because during the pregnancy, because they puncture your spine, maybe इसीलिए उसका care किया जाता है. So we really thought this is exactly what मेरू चिकित्सा is. But thank you so much for clearing our doubts. अभी आप बात कर रहे थे कि गर्भ संस्कार अगर आप 1 साल पहले से शुरू कर दें जब आप अपना बच्चा प्लान कर रहे हो, हाउ टू एक्चुअली इनवाइट डिवाइन सोल्स, कैसे इनवाइट कैसे करते हैं? विद प्योर इंटेंशंस जो आएंगी ध्यान करने से. तो जितना आप ध्यान करते हैं और आपके जो इम्प्रेशंस होते हैं, आपके जो आई वुड से कर्म बोल सकते हैं, इम्प्रेशंस बोल सकते हैं, दे स्टार्ट मूविंग अवे. ओके. एंड द मोर डीपर यू गो इन योर साधना, जितना ज़्यादा ध्यान को प्रैक्टिस करते हैं, आप अपने से और कनेक्ट करते हैं, आप अपने पास और आते हैं. तो जब आप अपने से कनेक्टेड हो, देन यू आर कनेक्टेड टू द डिवाइन. इट इज सेड दैट कि भगवान तो आप में ही है. तो अगर खुद से कनेक्ट हो गए हो, देन वट एवर यू वॉन्ट, वट एवर क्वालिटीज यू वॉन्ट, वैसा सोल विल कम टू यू फॉर श्योर. ओके. जिसको मेडिटेशन के बारे में कुछ नहीं पता है, अगर आज आपके इस पॉडकास्ट के थ्रू अगर आप कुछ बेसिक्स ऑफ मेडिटेशन बता सकें कि अगर किसी को कोई शुरुआत करनी हो तो वो कैसे करे? सो आजकल मेडिटेशन के एक्चुअली बहुत टेक्निक्स हैं, बहुत डिफरेंट टीचर्स हैं, दे आर टीचिंग सो मेनी थिंग्स. इवन यूट्यूब पे जाओ तो बहुत सारी गाइडेड मेडिटेशंस आ जाती हैं. जी. आप कर सकते हो उससे शुरू, नथिंग रॉन्ग इन दैट. आप कोई भी टेक्निक से शुरू करो, तो स्पिरिचुअल शॉपिंग मत करो पहले तो. ओके. आप जो टेक्निक स्टार्ट कर रहे हो उस पर बी कंसिस्टेंट, उसके साथ कंटिन्यू करो, देन ओनली उसका रिजल्ट आएगा. सेकेंडली, कुछ डूज एंड डोंट्स जो मैं नहीं बताऊंगी, जो भगवद गीता में लिखे हैं दैट आपको ध्यान अगर अच्छे से करना है तो कुछ डूज एंड डोंट्स आप फॉलो कर सकते हो. जैसे कि ध्यान करने से पहले आपको कुछ फिजिकल एक्टिविटी अगर आप करें, अगर आपको योग करना पसंद है आप वो करें, जिमिंग पसंद है जिम करें, स्विमिंग, कुछ फिजिकल एक्टिविटी अगर आप ध्यान करने से पहले करते हैं, दैट विल हेल्प यू. बिकॉज अगर आप इवन अगर आपने भी कभी ध्यान नहीं किया, मैं बोलूँगी अच्छा चलो आंखें बंद करके बैठ जाओ, तो मन करेगा आँख खोल ले, इधर उधर देख ले, या फिर बहुत सारे थॉट्स आएंगे दिमाग में. तो दैट इज़ वाई अगर फिजिकली अपने आप को थका लेंगे कुछ एक्टिविटी करके, तो आप मेडिटेशन आराम से कर पाएंगे, स्लो डाउन हो जाएगा. सेकेंडली, प्राणायाम करना बहुत अच्छा है. प्राणायाम से जो हमारे प्राण होते हैं, हमारी एनर्जी चैनल्स होते हैं बॉडी में, वो प्योरीफाई होना स्टार्ट होते हैं, ऑक्सीजन का फ्लो अच्छा होता है. तो जब आप मेडिटेशन करने बैठते हैं उससे पहले अगर आपने अच्छा फिजिकल मूवमेंट प्लस प्राणायाम कर लिया है, इट बिकम्स ईजियर टू मेडिटेट. देन दिस इज़ फॉर अ बिगिनर, बट ग्रेजुअली जैसे जैसे आप अपनी प्रैक्टिसेस में आगे बढ़ते हैं, इट इज़ गुड कि आपकी एक प्लेस हो, आपका एक टाइम फिक्स हो साधना करने का, तो बॉडी जो है उस साइकिल में आ जाती है. अगर आप रोज़ सुबह या रोज़ शाम को, वट एवर टाइम यू आर फिक्सिंग, आई वुड से 15 मिनट से स्टार्ट करो, 10 मिनट मेडिटेशन से स्टार्ट करो. दैट विल हेल्प यू कि अगर एक टाइम फिक्स्ड है, एक जगह फिक्स्ड है, तो वो रूटीन एक बनती है. अपार्ट फ्रॉम दैट, एज अ बिगिनर एकदम चुप करके आंखें बंद करके बैठना थोड़ा मुश्किल होता है. सो व्हाट आई डू विद माई क्लाइंट्स, विद माई स्टूडेंट्स इज़ मंत्र चैंटिंग से बहुत ज़्यादा आपका माइंड जो है वो शांत हो जाता है. तो आप मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं कुछ मिनट के लिए, एंड देन उसके बाद आप आराम से थोड़े कुछ मिनट के लिए तो बैठ सकते हैं ध्यान करने के लिए. तो ये कुछ बिगिनर टिप्स हैं विच यू कैन ट्राई. बट येस, इट इज़ वेरी गुड, बहुत ही अच्छा है अगर आप कोई टेक्निक सीख लें मेडिटेशन का. इफ़ यू आस्क मी कि मैं कौन सा टेक्निक सजेस्ट करती हूँ, तो जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उनके लिए सुदर्शन क्रिया बहुत ही अच्छा है. Okay. That's a technique of meditation. They can go and learn it. It's by Art of Living. Okay. And अगर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं या फिर अभी डिलीवरी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, देन यू गो हेड एंड लर्न सहज समाधि मेडिटेशन. सहज. Okay. तो
आई हैव सीन जितने लोगों को मैंने सजेस्ट करा मेरे स्टूडेंट्स को और उन्होंने करा है मेडिटेशन, तो उनको अपने बेबीज़ में वो रिजल्ट दिखता है. दे आर वेरी काम. वो मुद्रा करते हैं, वो पेरेंट्स से कम्युनिकेट आराम से करते हैं. पेरेंट्स को लगता है कि वो हमारी बात समझते हैं, हमारे साथ कोऑर्डिनेट करते हैं. तो ध्यान का जो डिफरेंस है, मेरे बहुत स्टूडेंट्स हैं और सब मेडिटेशन नहीं करते. तो जिन्होंने करा है उनमें दिखता है कि ये रिजल्ट आया है. वाओ. आई मीन जो आपने सबसे इम्पोर्टेंट बात बोली ना कि मेडिटेशन से पहले कुछ एक्टिविटी करो, वो बहुत बाइबल चीज़ थी. और वो समझ भी आई कि हम बोलते हैं कि चलो मेडिटेशन करो, बट जब कोई आके आपको रीजनिंग देता है तो बात जल्दी समझ में आती है. सो थैंक यू फॉर दैट. बट क्या घर का जो इन्वायरमेंट होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है व्हेन यू थिंक ऑफ getting pregnant, when you think of doing meditation, or when you are already pregnant and you want to practice Garbh Sanskar. So you think that it is extremely important, and if it's extremely important, how to prepare your house in a way कि आपके लिए जो practices हैं वो थोड़ी आसान बने. So environment is important. Environment will help you, it will motivate you, it will give you the chance कि वो आप ध्यान कर पाएँ या अपनी practices कर पाएँ. But अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, इफ लेट्स से आपके environment या आपकी फैमिली या आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग, वो इस चीज़ में बिलीव नहीं करते या वो प्रैक्टिस नहीं करते या वो सपोर्ट नहीं करते. बट इफ़ यू वांट टू डू इट तो आपको अपना इंटेंशन क्लियर रखना होगा. राइट अगर आप किसी लेट्स से आप कोई प्रोफेशन में हैं एंड आपको काम करना है, आपको वर्क फ्रॉम होम करना है, तो उस टाइम पे एवरीबडी विल बी इन लाइन कि ठीक है उसको काम करना है तो शांति रखें एंड सब चीज़ें अकॉर्डिंगली हो उसके, बिकॉज उनको पता है दैट इज़ योर प्रायोरिटी. वो आपकी इंटेंशन क्या है, आप उसको लेकर कितना सीरियस हो, उस हिसाब से इन्वायरमेंट चेंज होता है. अगर उनको दिखेगा कि नहीं शी इज़ नॉट दैट सीरियस, एक दो बार मतलब शी गेव अप, कि लेट्स से बहुत शोर था घर में एंड शी गेव अप एंड शी इज़ नॉट डूइंग मेडिटेशन. तो मेडिटेशन तो शोर में भी हो सकता है. अगर आपको करना है, आपका क्लियर है दैट आई वांट टू डू इट, आई एम कमिटेड टू इट, तो आपके इंटेंशन से एवरीबडी विल कम इन लाइन. तो इस केस में नेगेटिव थॉट्स को कैसे कंट्रोल किया जाता है ड्यूरिंग मेडिटेशन? आई मीन आपको पता है कि आपके जो सराउंडिंग्स, जैसे अभी आपने बोला कि शोर में भी आप मेडिटेशन कर सकते हो, राइट? कई बार ऐसे होता है कि आप करना चाहते हो लेकिन आपके आसपास, जैसे अभी आप भी कह रहे थे कि व्हाट इफ पीपल डोंट बिलीव इन इट. जो आप जिस कॉन्स्टिट्यूशन में आप आ गए हैं, ज़रूरी नहीं कि सब एक साथ सिंक में हो. और नेगेटिव थॉट्स आना बहुत नॉर्मल सी बात है, राइट? लेकिन उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? लेट्स से आप मेडिटेशन या फिर अपनी प्रैक्टिसेस रेगुलरली कर रहे हो एंड वंस अ वाइल आप नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशंस. अब उस मोमेंट में आपने रिएक्ट कैसे करा? आप जाकर उन पे चिल्लाए, आप इरिटेट हुए, आप एजिटेट हुए, तो दे विल फील कि करने का फ़ायदा क्या हुआ ये सब चीज़ें. तो जब उनको आप में चेंजेस दिखने लगेंगे देन दे विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू एज वेल. एंड जो नेगेटिव थाट्स आते हैं, अगर हम मेडिटेट करें, हम ना भी करें, तो इट इज़ वट एवर यू रेजिस्ट विल परसिस्ट. जिसको रोकोगे वही ज़्यादा आएगा. तो इवन टू माई स्टूडेंट्स आई से दिस, लेबर से बहुत फियर रहता है, नेगेटिव इमोशन रहता है, तो मैं उनको कहती हूँ यू राइट इट डाउन और यू स्पीक इट आउट. जब तक वो दिमाग में रहता है वो बढ़ता जाता है. तो कुछ भी अगर सिली सा फियर भी है, लेट्स से कि वो कंडीशन हो ही नहीं सकती, बट स्टिल इट कम्स कि व्हाट इफ, तो उसको लिखने से या उसको किसी से बात करने से, उसको स्पीक आउट करने से इट बिकम्स लिमिटेड. ओके. आई हैव हर्ड बहुत बार लोगों को कहते हुए कि आप अपने बच्चे के साथ लिटरली वूम में भी कम्युनिकेट करते हो. कैन यू टेल मी हाउ डज दैट हैपन? तो इसको गर्भ संवाद कहते हैं. गर्भ संवाद करने के लिए जितना मुझे पता है, कुछ थोड़े से स्टेप्स हम फॉलो करते हैं. सो दे से कि बाय 5th मंथ
बेबी का ईयर्स एंड ऑडिटरी सेंस जो है वो डेवलप हो जाता है, तो यू कैन स्टार्ट टॉकिंग, यू कैन स्टार्ट कम्युनिकेटिंग. बट उससे कम्युनिकेट करने से पहले लाइक इवन इफ आप किसी स्ट्रेंजर से भी कम्युनिकेट करोगे और आप सीधा जाके बोलो दिस इज गुड एंड दिस इज बैड, तो वो कहेगा हु आर यू टू टेल मी. एग्जैक्टली. तो इट इज़ ऑलवेज गुड कि बिफोर यू स्टार्ट विद टीचिंग एंड लर्निंग्स यू कनेक्ट विद द बेबी. ओके. तो उसके लिए अगेन द म्यूजिक, रागाज एंड स्त्रोतम्स बहुत हेल्प करते हैं. माई स्टूडेंट्स ऑल्सो टेल मी देर आर सर्टेन रागाज और सर्टेन स्त्रोतम्स जिस पे बेबी का मूवमेंट आता है या वो मूव करते हैं, किक करते हैं, दे गेट एक्साइटेड. तो दैट इज़ योर क्यू, यू गेट टू नो अच्छा ठीक है बेबी लाइक्स दिस म्यूजिक और दिस रागा. तो दैट इज़ वन स्टेप दैट यू कैन स्टार्ट. उसके बाद यू स्टार्ट कम्युनिकेटिंग. अभी बहुत लोगों को तो ये प्रॉब्लम आता है कि बात कैसे करें, यू कैंट सी. तो इट्स सो वियर्ड कि हाउ डू आई टॉक, व्हाट डू आई से. तो ऐसे कि बहुत सिंपली जैसे आप अपने फ्रेंड से बात करोगे, आप उनको देख नहीं सकते ना, आप कॉल पे ही बात करते हो, तो अपने बारे में बताना. लाइक किसी नए न्यू फ्रेंड से आप मिले हो तो अपने बारे में बताते हैं, अपने दिन के बारे में, आपकी लाइफ, आपकी रूटीन, ऑल दीज थिंग्स यू स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ. धीरे धीरे करके यू नो मदर, ऑफ कोर्स फादर एंड द फैमिली मेम्बर्स, वो सब ये कर सकते हैं. स्टार्ट टॉकिंग टू द बेबी, इंट्रोड्यूसिंग देमसेल्व्स. एंड एक बार यू फील कि हाँ अब मेरा कनेक्शन, अब एक बॉन्ड हमारा क्रिएट हो गया है. आफ्टर दैट यू स्टार्ट गोइंग अहेड. जैसे आप मॉरल स्टोरीज पढ़ सकते हैं, आप नॉलेज बुक्स, गीता, रामायण पढ़ सकते हैं अपने चाइल्ड के लिए. स्टोरीज पढ़ के एक्चुअली स्पीकिंग इट आउट, दिस इज़ गुड, दिस इज़ बैड. That helps in imbibing the values in the child. तो वी ऑल हैव हर्ड द स्टोरी. अभिमन्यु का स्टोरी आई गेस सबको पता है, मैं रिपीट नहीं करूँगी. तो उन्होंने वुम से सीखा था. सिमिलरली प्रहलाद की स्टोरी है. आई डोंट नो इफ एवरीवन नोज दिस. प्रहलाद वॉज बॉर्न इन अ वेरी डीमंस थे उस टाइम, राक्षस परिवार था. बट बिकॉज ड्यूरिंग द टाइम वेन प्रहलाद्स मदर वॉज प्रेगनेंट विद हिम, उनको बिकॉज ऑफ सम वॉर सिचुएशंस एक आश्रम में रहना पड़ा वेयर एवरीबडी वॉज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु. अभी मदर डिवोटी नहीं है बट इन्वायरमेंट ऐसा है दैट बेबी भी डिवोटी बन गया. एंड वट जितनी भी आप ऑटोबायोग्राफीज भी पढ़े, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जितने भी हमारे ग्रेट मेन्स रहे हैं, मेन्स एंड वुमेन्स, दे ऑल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर मदर्स. तो मदर इज़ फर्स्ट गुरु ऑफ हर चाइल्ड. तो जैसा भी आपका कंडक्ट है, आप मतलब इट्स नॉट जस्ट एक होता है कि ये प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, बहुत मैकेनिकली कर रहे हैं. ठीक है 10 मिनट बैठ के ध्यान कर लिया, 1 घंटा योगा कर ली, अच्छा खाना खा लिया, बुक पढ़ ली, बट मैकेनिकली कर रहे हैं. और हम चाहते हैं बेबी में रिजल्ट्स आए, तो ठीक है थोड़े बहुत रिजल्ट्स आएंगे अच्छे. बट अगर आप वही प्रैक्टिसेस विद फुल बिलीफ एंड लव कर रहे हैं, पुटिंग योर 100% इनटू इट, तो वो बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट होता है फिर चाइल्ड में. वाओ, आई थिंक ये जो आपने बात बोली ना, मैकेनिकली करना और प्यार के साथ करना, ये किसी भी वैसे भी किसी भी रिलेशन में काम आती है. या तो ये कहना कि माई गर्लफ्रेंड लव्स रिंग्स, तो मुझे उसको लेके देनी पड़ेगी. बट एक दिन आता है कि जब वो आपसे मांग नहीं रही है, बट आपने रिंग देखी तो आपको लगा नहीं यार, आई थिंक शी लव्स इट, आई नीड टू गिव इट टू हर. सो ये फीलिंग एक्चुअली बहुत प्यारी होती है. ये तो हो गया एक माँ जो उस बच्चे को कैरी कर रही है. लेकिन अ फादर ऑल्सो वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट. ऐसी क्या चीज़ें हैं जो एक फादर प्रैक्टिस कर सकता है टू कम्युनिकेट विद द बेबी? तो फॉर अ पार्टनर, फॉर अ फादर टू कम्युनिकेट विद द चाइल्ड, इट इज़ वेरी गुड कि आप एक टाइम फिक्स करें. इट कैन बी कुछ मिनट या 1 घंटा, जहाँ पे बोथ द पेरेंट्स कैन टॉक टू द बेबी एंड बेबी रिस्पॉन्स. जब आप रेगुलर बेबी से बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में द बेबी ऑल्सो रिस्पॉन्स. सो देयर वाज दिस केस, पेरेंट्स बोथ मदर एंड फादर, वो अपने चाइल्ड को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लकी नाम से डिनोट करते थे. ओके. एंड वंस द बेबी वॉज बॉर्न, तो उस रूम में, लेबर रूम में, लाइक बेबी की कोई आंट ने बेबी को होल्ड करा हुआ था. एंड फादर वॉज समवेयर एल्स इन द रूम में ही थे सब. एंड समवेयर किसी कॉन्वर्सेशन में लकी वर्ड आया एंड द बेबी टर्न्ड हिज हेड टू द फादर. ओह माय गॉड. तो दे नो, दे रिस्पॉन्ड लाइक
देयर वाज दिस अनदर एपिसोड जहाँ पर फादर जो हैं वो बेबी को वूम में कुछ भजन गाकर सुनाते थे, और जब बेबी बॉर्न हुआ तो सेम भजन से बेबी सूद हो रहा था, फादर ही सिंग कर रहे थे. एंड इट गोज़, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ फादर, इट गोज़ विद सो मैनी लाइक इफ़ आई से एक पोएम, एक ललबी है जो मैं भी प्ले करती हूँ क्लास में. एंड मदर्स आर शेयरिंग कि आफ्टर बर्थ बेबीज उसी पर ही सोते हैं एंड फादर्स भी उसी पर सो जाते हैं. तो वो मेमोरी स्टार्ट्स क्रिएटिंग विद इन द वूम, और वो रिकलेक्ट कर पाते हैं उस वॉइस से. तो ऑफकोर्स फादर्स भी सेम वे दे कैन टॉक. सबसे बेस्ट होता है, यू नो, व्हेन यू आर टॉकिंग यू से वॉट यू आर फीलिंग, या आपका दिन कैसा रहा. लाइक मदर्स के लिए भी ऐसा नहीं होता, हम बोलते हैं गर्भ संस्कार में आप खुश रहो और आपको स्ट्रेस नहीं लेना, बट ऑफ कोर्स एवरीबडी इज़ वर्किंग और लाइफस्टाइल ऐसा है दैट स्ट्रेस आ जाता है, या फिर यू कांट बी हैप्पी ऑल द टाइम. तो उस टाइम पर टॉकिंग टू द बेबी इन द वूम रियली हेल्प्स. तो यू कैन टॉक दैट ओके, for example, you can say, you know, I am not feeling very good, this is the reason for it, but now I am talking to you, तो मुझे अच्छा लग रहा है, अब मुझे आपसे बात कर रही हूँ तो मेरे को ठीक लग रहा है. एंड उस टाइम पर यू नो जब आप बात करते हो तो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं. दैट इज देन अगेन मैकेनिकल थिंग कि बाहर से दिखा रहे हो खुश हो, अंदर से खुश नहीं हो, तो बेबी को तो पता है. एग्जैक्टली. तो अंदर से खुश होगे, बाहर से नहीं भी दिखाओगे तो चलेगा. वाओ. एंड ये तो तब हो गया कि जब आप बच्चे के साथ यू नो टाइम बिताकर कम्युनिकेट कर रहे हो. लेकिन हाउ डू अ मदर गेट्स टू नो कि ये वक्त है जब मेरा बेबी सो रहा है, ये वो वक्त है जब मुझे इसको इंगेज करना पड़ेगा इवन इन द वूम. सो ये कैसे पता लगता है, यू नो, इट्स टाइम दैट आई जस्ट नीड टू एंगेज माई बेबी, इट्स टाइम दैट आई शुड नॉट move too much because my baby is sleeping. So what exactly happens? Actually, when you move too much, baby sleeps. Okay. They love that rocking movement. तो जब भी आप शांति से लेटोगे तो वो अंदर उधम मचा देंगे कि क्या हो रहा है, हिलाओ, मूव करो. Like when the babies are born, तो उनको क्रिब में ही रखते हैं ना, to झूला झुलाने के लिए. तो जब आप मूव करते हो तो बेबीज़ को बहुत अच्छा लगता है. एट द टाइम बहुत मदर्स यही शेयर करती है कि लेटते ही दे स्टार्ट मूविंग टू मच. ओके. तो ऑल्दो यू कांट कंट्रोल बेबी को अभी इंगेज करना है, अभी सुलाना है, बट येस विद योर मूवमेंट्स द बेबी गेट्स एक्टिव एंड रेस्ट्स. ओके. ये तो बात हो गई जो लोग बच्चा करना चाहते हैं. नाउ पीपल हु डोंट वांट किड्स, ठीक है, तो वो ऐसा क्या करें कि अपनी हेल्थ पे उनका कोई इफ़ेक्ट ना आए. एंड बिकॉज हम सब सुनते हैं ये चीज़ कि ये बहुत ही बायोलॉजिकल चीज़ है, यू शुड डू अ बेबी. एक उम्र के बाद एक औरत की बॉडी में भी एक रिक्वायरमेंट होती है, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको रिलीज़ करनी होती हैं. दैट इज़ द रीज़न गॉड हैज़ मेड दिस इन अ वे कि आपको बच्चा करना है, राइट. सो बट आज का जो ज़माना है, आई थिंक वी आर गोइंग अगेंस्ट what we've been learning for so many years. अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर किसी ने डिसीजन लिया है, so what is that one thing that they need to take care of in terms of keeping themselves happy? अपनी मेंटल हेल्थ. Okay. फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत ऑप्शंस हैं जी. एंड मोस्टली वी सी कि लोग कुछ ना कुछ फिजिकल हेल्थ के लिए करते हैं. इधर दे गो फॉर डाइट प्लान्स, इधर दे गो फॉर जिमिंग, स्विमिंग, योगा, साइकिलिंग, स्पोर्ट्स, मैनी थिंग्स आर देयर. तो कुछ ना कुछ लोग फिजिकल हेल्थ के लिए पुट अप करते हैं. बट एज यू ग्रो, एज यू स्टार्ट एजिंग, लाइफ हैपन्स, तो उस टाइम पर मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली विद द कमिंग अप ऑफ जो इतना ज़्यादा जॉब कल्चर है, 9 to 5 कल्चर है. इवन विद द बिजनेसेस एज वेल, इट इज़ वेरी वेरी हेक्टिक और माइंड पर इसका बहुत स्ट्रेन आता है. यू नो, आप जहाँ काम कर रहे हो उनको आपको रिप्लेस करने के लिए 1 घंटा भी नहीं लगेगा, बट यू पुट सो मच अपना मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ हम ड्रेन कर देते हैं. इतना काम करते हैं टू अर्न, एंड देन सारा जो कमाया है उसको हम लगाते हैं अपनी हेल्थ वापस लेने के लिए. तो प्रायोरिटाइजिंग योर मेंटल हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. अगर ये सही चल रहा है तो शरीर तो फॉलो कर लेगा उसको. ऑफ कोर्स. इफ़ योर बॉडी इज़ गुड, बट यहाँ से आप डिप्रेस्ड हैं, आप सैड हैं, आपको एनजाइटी है, आपको बहुत फियर्स हैं, आप खुश नहीं हैं, तो
बॉडी यू नो लाइक अ वीक माइंड कैन नॉट कैरी अ स्ट्रॉन्ग बॉडी, Of course. बट अ स्ट्रॉन्ग माइंड विल कैरी अ वीक बॉडी. तो अपनी Absolutely. मेंटल हेल्थ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. इवन लाइक डजेंट मैटर आप बेबी प्लान करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, दोनों केसेस में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर बच्चा है तब भी योर लाइफ चेंजेस, तब भी यू नीड अ वेरी ग्रेट मेंटल स्ट्रेंथ. एंड इवन इफ यू डोंट वांट इट, तो आपको अपने मेंटल हेल्थ, ऑफ कोर्स फिजिकल हेल्थ, दोनों पे ध्यान देना चाहिए. Okay. What is the correct age to plan a baby? So, if we speak biologically, तो they say कि आपके early 20s, mid 20s, and you know your 20s is a very good age to try for conception. But there are many other things to consider. आपके you know if you are mentally ready to have a child, आपके lifestyle कैसा है, आपकी health कैसी है, financially अगर आप यू नो अफोर्ड कर सकते हो एक बेबी प्लान करना, तो वो सब चीज़ें मैटर करती हैं. आज के टाइम में तो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं. दैट इज़ वाई लोग थोड़ा प्रेगनेंसी को प्लान करना डिले कर रहे हैं. तो एज़ पर माई एक्सपीरियंस 30 to 35 के एज में भी बहुत हेल्दी प्रेगनेंसीज हो रहे हैं और नॉर्मल डिलीवरीज भी हो रहे हैं. एंड मेजर एज सच हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस ज़रूरी नहीं है कि यू नो अगर आप 30 के बाद प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो वो आएंगे, ऐसा नहीं है. Okay. तो अगर आपको प्रेगनेंसी डिले करनी है, देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले से ही अपनी हेल्थ का ध्यान दो. ऐसा नहीं है, यू नो बहुत लोग आते हैं हमें नेक्स्ट 6 months में बेबी प्लान करना है, ठीक है. तो यू नो आपकी हेल्थ जो आपने इतने सालों से बनाई है या जो ख़राब करी है, वो कुछ महीनों में ठीक नहीं हो जाती. उस पर टाइम लगता है. तो अगर आपको डिले भी करना है, आप करो. अगेन वो जो टेस्ट कराते हैं उससे आपको पता चलेगा आप कितना डिले कर सकते हो. एंड देन अपनी हेल्थ का साथ में ध्यान रखना शुरू करिए. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट जब लेटर ऑन आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करेंगे तो आपको इतना डिफ़िकल्टी नहीं होगी. राइट. लेट्स से आपको अभी यू आर इवन अनमैरिड, या आपको आगे कोई यू हैव नॉट इवन गिवन इट अ थॉट कि बेबीज़ करने हैं नहीं करने हैं, इतना दिमाग लगाया भी नहीं अभी. स्टिल एक ऑप्शन तो होना इज़ ऑलवेज बेटर. Exactly. तो स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योर हेल्थ. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Amazing. Do you guide your students differently जब वो you know late 30s में pregnant होते हैं? क्या कोई चीज़ें ऐसी हैं जो आप डिफरेंटली करते हो उनके साथ? बिकॉज यू नो जब आप 30 क्रॉस करते हो कहीं ना कहीं आप यू नो बुढ़ापे की तरफ जाना शुरू कर देते हो. लाइक लिटरली आई एम 32 और मुझे ऐसे लगता है कि मैं बुढ़ी होनी शुरू हो गई हूँ. बट कीपिंग द जोक aside, your body reacts differently and you don't know whether you will be able to carry the baby or not. ऐसा कुछ है जो आप डिफरेंटली करते हो to guide your students? सो यूजुअली प्रैक्टिसेस वट एवर जो हम सिखा रहे हैं वो सेम रहती हैं. अगर आप चाहे लेट 20s में हो या 30s में हो. बट येस, अगर वो लेट 30s में है, लेट्स से दे हैव क्रॉस 37-38 ईयर्स ऑफ एज और वो उनका पहला प्रेगनेंसी है एंड दे हैव कंसीव्ड किसी मेथड्स से लाइक IVF से असिस्टेंस लिया है या IOI से असिस्टेंस लिया है, या फिर उनको बहुत टाइम बाद कंसेप्शन हुआ है, देन हम उनको सजेस्ट करते हैं कि वो थोड़ा अपने प्रैक्टिसेस को स्लो रखें और ध्यान से करें. उनको ज़्यादा रिगरस प्रैक्टिस करने का नीड नहीं है. रादर आई सजेस्ट कि आप प्राणायाम, मेडिटेशन, मुद्राज, ये चीज़ें वो ज़्यादा करें. आसनाज उतना जितना लाइक यू नो फ्यू मिनट्स अ डे बॉडी को मूव करने के लिए नीडेड है, उतना इनफ रहेगा. बट येस, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है अगर आप लेट 30s में कर रहे हो एंड दैट्स योर फर्स्ट प्रेगनेंसी. ओके. ऐसे कौन कौन से आसन्स हैं जो प्रेगनेंसी में नहीं करने चाहिए? वेरी सिंपल. यू नो आप प्रेग्नेंट हो तो आपको पेट के बल लेट के कोई आसन नहीं करना. आपको डीप बैक बेंडिंग आसनास नहीं करने हैं. ठीक है. अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो, लाइक मैंने ये बहुत देखा है, गूगल करेंगे प्रेग्नेंट होके योगा आसनास टू प्रैक्टिस ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी पता नहीं लिखे ना लिखे, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लिख देते हैं. पहला आसन आता है मलासन और मुद्रा आती है अपान मुद्रा. एंड दिस इज़ ओनली टू बी प्रैक्टिस इन 9th month और वो फर्स्ट मंथ से स्टार्ट कर देते हैं. अगर आप बहुत सालों से योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप एडवांस लेवल प्रैक्टिशनर हो या इंटरमीडिएट लेवल प्रैक्टिशनर हो, आपको 3 से 5 साल हो गए हैं और आप रेगुलर कर भी रहे थे बिफोर योर प्रेगनेंसी,
तो आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं बिकॉज आपकी बॉडी उसके लिए यूज टू है. Okay. बट अगर आप पहले से नहीं कर रहे थे या आप अभी थोड़ा टाइम पहले करना शुरू हुए हो या ऑन एंड ऑफ करते हो, आपकी बॉडी को आदत नहीं है इतना योगा का, तो इट इज़ सजेस्टेड कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लाइक 12 वीक्स तक आपको प्रैक्टिसेस जो है बहुत सटल रखनी है, बहुत सिंपल वार्म अप्स, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, मुद्रास कर सकते हैं एंड स्ट्रेचिंग, ऑल दीज थिंग्स आर ओके. बट डीप हिप ओपनर्स करना, डक वॉक्स करना, स्क्वाट्स करना, बर्दिंग बॉल करना, ये रिक्वायर्ड ही नहीं है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में. फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर इज ऑल अबाउट रिटेनिंग योर प्रेगनेंसी. Wow. एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में हम ट्राई कर रहे हैं टू ब्रिंग द बेबी इन द वर्ल्ड. तो उस टाइम पर ये प्रैक्टिसेस आपको अवॉइड करनी चाहिए जो बहुत मदर्स दे स्टार्ट डूइंग व्हेन दे जॉइन आवर क्लास ऑल्सो. तो वो कहते हैं कि हम ये पहले से कर रहे हैं क्योंकि कहीं पे देख लिया. बट दैट इज़ वेयर आई वुड से कि अगर अदरवाइज देखें तो गूगल से देखें या कहीं से भी देखें, योगा करने का इतना कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा. बट प्रेगनेंसी एंड पोस्टपार्टम में आपको इंस्ट्रक्टर की गाइडेंस में करना चाहिए. ओके, वेडिंग्स जैसी एक इंडस्ट्री जो कि काफ़ी हेक्टिक इंडस्ट्री मानी जाती है, क्योंकि आप इट्स नॉट लाइक आपकी 9 to 5 जॉब, आप पूरा टाइम फील्ड पर हो. अगर आप वेडिंग प्लानर हो तो आप रात रात को जागते हो, पूरा स्ट्रेस लेते हो, एंड यू आर डीलिंग विद द लेबर, यू डीलिंग इन अ वेरी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस. अगर आप फोटोग्राफर हैं एंड इफ़ यू आर प्रेग्नेंट देन यू आर होल्डिंग अ हैवी कैमरा. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक जहाँ पर आपको लगता है कि आई डोंट नो कि मैं अपने काम को 9 महीने तक छोड़ सकती हूँ या नहीं छोड़ सकती हूँ. बट जब आप 9 to 5 जॉब कर रहे होते हो तो स्टिल टिल सर्टेन पीरियड आप एटलीस्ट अपनी डेस्क पे बैठ के काम कर सकते हो. क्या आप कोई सजेशन देना चाहेंगे फॉर माई इंडस्ट्री जहाँ पर इफ़ वुमन लाइक मी, इफ़ वी आर प्लानिंग टू हैव अ बेबी, हाउ कैन वी परस्यू दैट? तो अगर फील्ड जॉब है या फिर मतलब इट्स नॉट अ सेडेंट्री जॉब, डेस्क जॉब नहीं है और आपको मूव करना है ज़्यादा, तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इट कैन बिकम अ लिटिल डिफ़िकल्ट. तो तब थोड़ा सा स्लो लेना चाहिए, जितना हो सके उतना ही करना चाहिए. आप यू कैन फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स में भी आपको प्रेगनेंसी तो 4 to 6 वीक्स में कंफर्म होती है. तो जस्ट अनदर 6 वीक्स के लिए यू कैन टेक इट स्लो. उसके बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर बिकम्स लिटिल ईजियर. आप काम कर पाते हैं आराम से, आप मूव कर पाते हैं. डूइंग योर प्रैक्टिसेस, योगा, मेडिटेशन विल हेल्प यू. बट उसके साथ कुछ चीज़ें विच यू कैन टेक केयर ऑफ ड्यूरिंग सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर. ओके, लाइक आपका पॉस्चर. अगर आप काम भी करने जा रहे हैं तो आप जैसे बैठ रहे हैं, जैसे खड़े हो रहे हैं, वो अगर मेंटेन करके रखें, इक्वल वेट रखें दोनों. कैसे होता है, ऐसे टेढ़ा बैठते हैं, लेफ्ट बैठते हैं, खड़े होते हैं तो एक टांग पे वेट रखते हैं. नॉर्मली हम देखें तो इतना फ़र्क नहीं आता, बट प्रेगनेंसी में बिकॉज इतने हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं दैट वो सब कैच होता है एंड वो पेन क्रिएट होता है. तो पॉस्चर का अगर हम ध्यान रखें, इफ़ यू स्टे हाइड्रेटेड, आप अपना जो भी कोकोनट वाटर एंड हाइड्रेशन आपको अच्छा रखना चाहिए. देन इट इज़ ऑलवेज गुड टू कैरी अ कुशन. मैं तो अपने सारे स्टूडेंट्स को भी सजेस्ट करती हूँ, ऑफिस जा रहे हो एक कुशन ले लो, टेल बोन कुशन ले लो या कोई भी, और उस पर ही बैठो. सो दैट आपका स्पाइन जो है ना वो सीधा रखने की नीड नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली सीधा हो जाता है. क्योंकि जितना पेन शोल्डर्स में, रिब्स में आता है वो बिकॉज ऑफ बैड पॉस्चर आ रहा है. तो अगर आप ये छोटे मोटे लाइक पिलो कैरी करना, स्मॉल पिलो इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट, तो अगर आप वो कैरी करो दैट इज़ गुड. अवॉइड बाहर का खाना, जंक खाना. तो घर से ही अपने स्नैक्स एंड फ्रूट्स एंड मील्स प्रेप करके लेके जाएं. तो दीज थिंग्स यू कैन डू अगर आप एक फील्ड जॉब में हैं. एंड देन ग्रेजुअली जब आपका 8th and 9th मंथ आ जाता है, एट दैट टाइम अगेन थोड़ा सा रिकूप, गिव टाइम टू योर सेल्फ. अभी इवन अगर आप जॉब भी करते हैं तो दे गो ऑन मैटर्निटी लीव. तो यू शुड टेक दैट टाइम टू प्रिपेयर फॉर द लेबर एंड फॉर योर ओन प्रैक्टिसेस. बिकॉज 9th मंथ में मूवमेंट, लॉट ऑफ मूवमेंट अगर करना थोड़ा सा टफ हो जाता है. तो उस टाइम पे भी अगेन जितना हो सके आपसे आप करिए. बट येस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि दिस इज़ समथिंग दैट यू वांट. तो आप उसके लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के अपनी हेल्थ पर एंड फॉर द लेबर उसके लिए प्रिपेयर करना आप स्टार्ट करिए. अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें
और अगर एक डेस्टिनेशन वेडिंग है फॉर एग्जांपल, इट्स इम्पॉसिबल कि मैं अगर मैं 3 दिन के लिए बाहर हूँ तो मैं 3 दिन का खाना अपने साथ नहीं लेके जा सकती. मोस्टली वेडिंग्स हैं तो बुफेज में खाना लगता है. अगर मुझे मेक श्योर करना हो कि मुझे न्यूट्रिएंट्स अच्छे से मिले अपनी प्लेट में, तो वो क्या क्या चीज़ें हैं विच आई कैन ऑप्ट फ्रॉम बुफे ऑल्सो. सी द रीज़न वाई आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन, बिकॉज ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो हम फेस करते हैं, है ना. एंड कई बार जैसे अभी आपने बोला कि 9th मंथ में ऑफ कोर्स हम छुट्टी ले सकते हैं. अगर ये अनप्लान्ड प्रेगनेंसी है और हमने ऑलरेडी कमिटमेंट दी हुई है कि हम ये वेडिंग करेंगे, तो ऑफ कोर्स वी कांट गो बैक, राइट. बहुत सारे सिनेरियोज आ जाते हैं. सो आई रियली वांट टू आस्क यू, अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखते हुए क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप खा सकते हैं? तो वेरी सिंपल, जो आप पूरी प्रेगनेंसी में खा रहे हैं, आप बाहर भी अगर जाते हैं, अगर बुफे सिस्टम भी होता है तो खाना, लाइक इफ़ इट्स एन इंडियन वेडिंग तो खाना होता है, दाल रोटी सब्जी हर जगह पर मिलती है. तो अगर आपका मील टाइम फिक्स्ड है, लेट्स से आप एक वेडिंग में गए हैं 7 बजे 8 बजे और आप वहाँ जाकर बहुत सारे स्नैक्स खाते हैं एंड देन आप 12 बजे डिनर करते हैं, तो ऑफ कोर्स इट कैन टेक एन इम्पैक्ट. आपको अगले दिन एसिडिटी, हार्टबर्न और कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्राइटिस, डिफरेंट काइंड ऑफ इश्यूज हो सकते हैं ना भी हो. तो इट इज़ बेटर कि जब आप जाते हो अगर किसी वेडिंग में, आपके मील टाइम्स आप फिक्स रखो और आप स्नैक्स अवॉइड करके मील्स खाओ. दैट इज़ द बेस्ट थिंग टू डू. या फिर अगर आप डेस्टिनेशन वेडिंग में भी जा रहे हो तो देर आर पीपल हु आर मेकिंग द फूड, तो यू कैन गिव देम दैट रिक्वेस्ट दैट मेरा खाना आप थोड़ा सा अलग निकाल दीजिए, या फिर अगर आपको कम स्पाइसी खाना है या लेस ऑयली खाना है तो एक रिक्वेस्ट डाल सकते हैं दैट मेरा थोड़ा सा आई वांट सेपरेट थिंग फॉर मी. तो अगर ऐसा हो सकता है, इट इज़ लाइक आस्किंग फॉर हेल्प. सेम थिंग फॉर वर्क. अगर आप 9th मंथ में भी अनप्लान्ड प्रेगनेंसी है, you have already committed, so ask for help. You can have a team of yourself and do as much as possible for you, but don't take it on your health. Okay. No commitment should be more than the health of your baby and yourself. तो ask for help. जितना हो सके आप वर्क को ले ऑफ करिए और अपने न्यूट्रिशन का ध्यान तो ऐसे ही रख सकते हैं दैट यू कैन रिक्वेस्ट द पीपल हु आर मेकिंग फूड, एंड प्लस आपका अगर टाइमिंग्स फिक्स्ड है दैट यू कैन डू. और जो भी अगर कुछ भी सप्लीमेंट्स आप ले रहे हैं या फिर अर्ली मॉर्निंग में लेट्स से यू हैव अ रिचुअल कि आप कुछ सोक करके खाते हैं, दैट दोज थिंग्स यू कैन टेक विद यू. सो थोड़ा सा बैलेंस, स्लीपिंग ऑन टाइम इज अगेन इम्पॉर्टेंट. तो अगर लेट्स से रात को सोने में लेट भी हो गया तो फिर अगले दिन आप थोड़ा सा मतलब डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर स्लीप कि ठीक है आज सिर्फ 3-4 घंटे ही सोए, तो अगले दिन उसको थोड़ा सा कॉम्पनसेट कर लिया. तो दैट इज़ 9th मंथ में ऑनेस्टली जितना मैंने अपने स्टूडेंट्स को देखा है, ऑटोमेटिकली दे दे नो व्हाट दे कैन डू एंड व्हाट दे कैन नॉट डू. सो लिसनिंग टू योर बॉडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप ऐसे ही करो वैसे ही करो. एवरी प्रेगनेंसी इज़ डिफरेंट. इवन अ मदर हु हैज़ 4-5 चिल्ड्रन, तो हर प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस डिफरेंट रहा होगा. एब्सोल्युटली. फॉर सम मदर्स लेबर इज सो ईजी, पता ही नहीं चला प्रेगनेंसी कब निकल गई, एंड कुछ लोगों के लिए एक दिन वॉज लाइक 1 month. तो as per your body, you should, again, that intuition, that instinct will come when you're doing your practices. तो उसके according you should go ahead. Amazing. PCOD और PCOS में योगा कितना हेल्प करता है? It really helps a lot. Okay. बहुत ही अच्छे results हैं. People who do yoga, 1 महीने में they have seen their results. ओके. बिकॉज PCOS इज़ अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर. ये सिर्फ आपका जो लाइफस्टाइल इधर उधर हो जाता है उस वजह से ये डिसऑर्डर क्रिएट होता है. जैसे ही अपने लाइफस्टाइल को ठीक करा, आपने अपना डाइट ठीक करा, आपने अपनी स्लीप को ठीक करा, अपनी रूटीन को ठीक करा, इट कम्स बैक टू बैलेंस. तो बस वो एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ था, आपने उसको ठीक करने के लिए प्रैक्टिसेस करी, वो बैलेंस में आ गया. विद इन अ मंथ आई हैव सीन मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स, those who did classes with me, within a month उनको they felt that now the cycles are more regular, और जो भी PCOD related symptoms थे that वो भी improve होने शुरू हो गए. For PCOD PCOS, मेरू चिकित्सा works very well. Okay. Craniosacral therapy works very very well, exceptionally well.
Wow. Do you mind explaining like अगर कोई प्रेग्नेंट है और PCOD या PCOS से गुजर रहा है, एक तो when you know that you have PCOD और PCOS, उसमें you're mostly irritated, you're mostly dealing with your health issues and ऊपर से you are pregnant. So बहुत सारे emotions इकट्ठे हो जाते हैं, right? What is your process to take this forward? आप कैसे डील करते हो इस सिचुएशन से? बिकॉज ऑफ कोर्स आपको देख के मुझे ये तो नहीं लग रहा कि आप यू जस्ट वांट टू मिंट मनी एंड यू जस्ट वांट टू से कि इट्स ओके, विल फिगर इट आउट. सो व्हाट इज योर प्रोसेस? आप कैसे एक औरत को प्रिपेयर करते हो कि दिस इज द टाइम यू नीड हेल्प एंड आई एम हियर टू हेल्प यू? सो जस्ट नीड टू नो योर प्रोसेस. So you're asking that they have PCOD, PCOS and they are pregnant. And they are pregnant. So usually when a woman is having PCOD, PCOS या फिर we have had cases जहाँ पे या तो उनको cysts है या they had endometriosis, different conditions हैं and they have conceived, तो उन केसेस में वो कंडीशन प्रेगनेंसी को अफेक्ट करे, दैट इज़ वेरी लेस. लाइक डॉक्टर्स विल हेल्प यू टू गाइड यू इन दैट कि ये कंडीशन आपकी प्रेगनेंसी को अफेक्ट करे या नहीं. बिकॉज लेट्स से इन सम ऑफ द कंडीशंस यू शुड अवॉइड डूइंग मच ऑफ एब्डोमिनल कंप्रेशंस, मतलब पेट पे ज़्यादा प्रेशर नहीं देना. ऑटोमेटिकली आप प्रेगनेंसी में नहीं दे रहे हो, आपको हेल्दी खाना खाना है तो आप वो करो. सो मतलब मुझे लगता है कि अगर ये कोई ऐसी कोई कंडीशन है एंड साथ में वो प्रेग्नेंट हो गए हैं तो देन दे आर टेकिंग केयर ऑफ इट मच बेटर. अदरवाइज वो इतना दैट नहीं देते बिकॉज ऑफ कोर्स मदर है तो वो चाइल्ड का तो अच्छे से करेंगी, अपने बच्चे को बेस्ट देना ही है. अपने आप के लिए बेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. तो दैट इज़ समथिंग यूनिक ऑल्सो. सी आई टेल देम कि मैं आपको हेल्प करूँगी, मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगी, बट प्रेगनेंसी में दे आर ऑल्सो कमिंग फ्रॉम दैट माइंडसेट कि मुझे भी अपने आप को और अपने चाइल्ड को हेल्प करना है. तो जब दोनों तरफ से वो इंटेंशन क्लैश होता है then it happens really good. And for the practices point of view, इवन अगर आपको PCOD, PCOS या कोई भी ऐसा कंडीशन है एंड यू हैव कंसीव्ड, प्रैक्टिसेस आपकी सेम ही रहती हैं. इन द बिगिनिंग वी टेक इट अ लिटिल जेंटल बट ग्रेजुअली इट बिकम्स ओके. यू कैन हैव अ वेरी नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी. कभी आपके पास ऐसा कोई केस आया है जहाँ पर कोई योगा सिर्फ इसलिए करना चाहता है कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, इसी माइंडसेट के साथ, they are not worried about their health, nothing, they are just coming, मुझे सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, मुझे सी सेक्शन नहीं कराना. तो आप कैसे उस माइंडसेट को रीड करते हो, कैसे उसको परस्यू करते हो? इफ़ you can just take us through. So many of the participants they say कि मेरे को vaginal delivery करना है, normal delivery करना है, तो मेरे को उसके लिए आप आसन बता दो. But then I have this is a separate workshop that I do with them, labor preparation, जिसमें मैं उनको ये थोड़े से conditions होते हैं जहाँ पर C-section करना is important. वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो सकती है. लेट्स से अगर कोई हाई रिस्क केस प्रेगनेंसी है या फिर बेबी का पोजीशन जो है वो ऑप्टिमम नहीं है, ब्रीच पोजीशन है. कभी कभी रिसेंटली एक केस में मदर को एपिड्यूरल एक इंजेक्शन दिया जाता है पेन मैनेज करने के लिए ड्यूरिंग लेबर. उसकी वजह से बेबी का हार्ट बीट ड्रॉप होना स्टार्ट हो गया. सो इमीडिएटली दे हैड टू गो फॉर सी सेक्शन. वहाँ पे वो ट्राई कर रहे थे वेजाइनल बर्थ का बट नहीं हुआ. सो आई मेक देम अंडरस्टैंड दैट it's a vaginal birth or a C-section, both are normal. And ज़्यादा मैटर क्या करता है कि आपकी हेल्थ अच्छी है, आपके बेबी की हेल्थ अच्छी है. इट इज़ नथिंग, ऐसा कुछ नहीं है कि आपने C-section से बर्थ किया है तो यू हैव नॉट एक्चुअली गॉन थ्रू लेबर, यू हैव एक्चुअली गॉन थ्रू मोर देन लेबर. एब्सोल्युटली, बिकॉज़ बाद में भी इतने रेपरकशंस होते हैं. सो 6 layers are cut and उसको हील होने के लिए नेक्स्ट 6 months चाहिए होते हैं. And it gets healed. They recover, they are back in shape, they can do everything. But this is nothing less of a labor. So, of course, इसके लिए it is very good आप अपने डॉक्टर से engage करें. अगर वो आपको suggest भी कर रहे हैं C-section, तो आप questions पूछ सकते हैं. Why is it so? तो they will help you understand. तो आई गेस द ओनली वे आउट ऑफ दिस इज़ एक्सेप्टिंग वॉट एवर इज़ हैपनिंग. मैं तो अपने स्टूडेंट्स को ये बोलती हूँ, आप वेजाइनल बर्थ के लिए प्रिपेयर करके जा रहे हो, वहाँ पर कुछ भी अगर लगता है दैट डॉक्टर्स आर सजेस्टिंग दैट सी सेक्शन करना पड़ेगा, देन गो हेड विद इट. कभी कभार नॉर्मल प्रेगनेंसी है, कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं है, बट लेबर ही नहीं स्टार्ट हो रहा. 40+ weeks, what to do? They are doing yoga
पूरा प्रेगनेंसी में दे आर डूइंग एवरीथिंग राइट, बट अगर कोई चीज़ इफ़ समथिंग इज़ नॉट हैपनिंग तो उसको फोर्स नहीं करना चाहिए. वट एवर, ठीक है, अगर डॉक्टर्स को लगता है दिस इज़ द बेस्ट फॉर यू एंड द बेबी, देन गो अहेड विद दैट. उसको ज़्यादा लाइक गिव योर 100% एंड सरेंडर. दैट इज़, अगर आप इफ़ यू से दैट आई एम अ पर्सन जो बहुत स्पिरिचुअल है या मैं बहुत भक्ति करता हूँ, वो तो सबसे बिगेस्ट फॉर्म ऑफ भक्ति तो यही है दैट यू डू योर 100% एंड देन यू सरेंडर एंड वट एवर हैज़ टू हैपन. तो वो एक्सेप्टेंस ले आओ कि ठीक है, आई विल डू माई बेस्ट, जो भी होगा मैं एक्सेप्ट करूँगी. वरना लेबर के टाइम पे जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं या जो सिचुएशंस होती हैं उससे ट्रॉमास क्रिएट होते हैं. Absolutely. पोस्टपार्टम डिप्रेशन, पोस्टपार्टम ब्लूज, एंड इट ऑल्सो गोज विद द बेबी एज वेल. तो इसलिए देयर इज अ से कि योगा का जो प्रोसेस है ना वो बहुत स्लो है. जहाँ पर फॉर एग्जांपल आपको वेट लॉस करना है ना, और आप एक जिम में जाकर 1 महीने के अंदर आपके ट्रेनर्स होंगे, वो सब लोग होंगे, वो बोलेंगे कि आप ये खाओ, ऐसे करो, ये प्रैक्टिस करो, आप फटाफट से आप पतले हो जाओगे. एंड सडनली योगा कम्स इन द पिक्चर. अगर किसी का मोटिव सिर्फ और सिर्फ वेट लॉस है तो उसके लिए वो लगेगा यार कि ये तो बहुत ही स्लो चीज़ है, आई डोंट वांट टू डू दिस. लाइक इफ़ यू आस्क मी, आई कांट डू योगा. मुझे योगा समझ नहीं आता. मुझे ऐसे लगता है कि कुछ हो नहीं रहा है ना, मतलब. And I don't know if you want to bust that myth for me or not, but generally if I speak to people, they say this. Why does that happen? सो योगा में अगर ये बोलना कि वो स्लो प्रोसेस है, जैसे आप जिमिंग में व्हाट वी डू, हम कार्डियो करते हैं, वी स्वेट आउट जी. तो आप योगा में भी अगर आप जैसे आप सूर्य नमस्कार करें, चंद्र नमस्कार करें, आप रेगुलरली उसकी प्रैक्टिसेस करें, एंड साथ में जो प्राणायाम, जो क्रियाज होती हैं, कपालभाति है, अग्निसार है, भस्त्रिका है, ऑल दीज प्रैक्टिसेस बहुत हेल्प करती है वेट लॉस में. सेइंग फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, 70+ kgs to 55 kgs विद योगा. इट टुक मी 2.5 years, बट होलिस्टिक था. सिर्फ वेट लॉस फोकस नहीं है योगा में. एक चीज़ पे कभी फोकस नहीं रहता. साइड इफ़ेक्ट में आपको अच्छी हेल्थ मिलती है. तो जो आपके डाइजेस्टिव हेल्थ है उसको इम्प्रूव करता है, आपकी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, योर रिप्रोडक्टिव हेल्थ उस पर बहुत अच्छा काम करता है, स्ट्रेंथ बिल्ड करता है, स्टैमिना बिल्ड करता है. बीइंग सेड दैट, जिमिंग इज़ ऑल्सो गुड, बट अगर आप सिर्फ जिमिंग कर रहे हो तो उसके साथ योगा कंबाइन करना इज़ अ मस्ट, सो दैट मसल्स जो है वो इतनी स्टिफ नहीं होंगी. आप देखिए जिम वाले लोग अगर वो सिर्फ जिमिंग करते हैं तो इधर या तो उनके किस वेट लिफ्टिंग ज़्यादा कर रहे हैं तो शोल्डर पेन्स, लोअर बैक पेन्स, शोल्डर डिसलोकेशन हो जाना, या फिर इतना मसल स्टिफ होता है कि चौकड़ी मार के ज़मीन पे नहीं बैठ सकते, वज्रासन में नहीं बैठ सकते. वो भी अच्छा है, करना चाहिए. वेट लिफ्टिंग इज़ ऑल्सो गुड. लेकिन अगर आप योगा नहीं कर रहे हैं, आप अपने मसल्स को स्ट्रेच नहीं कर रहे हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो थोड़े से जो है आई वुड से स्टिफनेस क्रिएट होती है बॉडी में. तो अगेन टेक द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स. दोनों तरफ से आप दोनों चीज़ों को कंबाइन कर सकते हैं. सम डेज अ वीक यू गो विद योगा, सम डेज अ वीक यू गो हेड विद द गुड कार्डियो वर्कआउट ऑल्सो. हार्ट हेल्थ के लिए वो भी बहुत अच्छा है. सो कंबाइनिंग बोथ. जब मैंने भी अपना वेट लॉस करा था तो इट वॉज नॉट ओनली योगा, मैंने वॉक भी करा, मैंने रनिंग भी करा, जॉगिंग भी करा, स्किपिंग भी करा, बट देन अगेन सिर्फ वही नहीं करा. मैंने स्ट्रेचिंग भी करा, आसनास भी करे, जिससे बॉडी में टोन आई, जिससे मेरी हेल्थ इम्प्रूव हुई. कोविड में आई टोल्ड यू ना कि मैंने अपनी TTP कोविड में करी. तो मेन रीज़न वॉज कि मुझे जर्ड हो गया था. इट वॉज अ वेरी बैड डाइजेस्टिव इशू, जिसमें लॉट ऑफ हार्ट बर्न, एसिडिटी, नॉट एबल टू डाइजेस्ट एनीथिंग अच्छे से, वीकनेस एंड एवरीथिंग. तो उसके बाद TTP करा तो प्रॉपरली व्हेन यू आर डूइंग योग साधना इट हील्ड. तो अलॉन्ग विद वेट लॉस भी उसके बहुत मल्टीपल बेनिफिट्स आते हैं. एंड ऑफकोर्स व्हेन यू आर डूइंग योर प्राणायाम एंड मेडिटेशन तो आप अंदर भी काम करते हो. ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ, लाइक वी आर नॉट एग्जिस्टिंग ओनली इन दिस फिजिकल इसमें ना, हमारे 5 कोश होते हैं, 5 लेयर्स होती है हमारी एग्जिस्टेंस की. तो एक तो है बॉडी, जो अन्नमय कोश है, जो फूड लेयर हो गई, इसके लिए तो सब कर लेते हैं आसन, स्पोर्ट्स एंड एवरीथिंग.
देन कम्स प्राणमय कोश, जो हमारी प्राणा की लेयर है. तो वेरी लेमन लैंग्वेज में लोग इसको ब्रेथ समझते हैं, बट इट्स एक्चुअली द एनर्जी इन आवर बॉडी. तो उस पर योगा काम करती है. देन जो हमारे और हम सटल लेयर्स में जाए, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, हमारी माइंड की लेयर, द लेयर ऑफ टेलिंग व्हाट इज़ रॉन्ग व्हाट इज़ राइट, जो नॉलेज की लेयर होती है. तो जितना आप अपनी साधना करते हो, जितना प्रैक्टिस करते हो, इंट्यूशन अच्छा होता है. यू नो व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू. Gut, your gut tells you, or your intuition tells you. Absolutely. It works on that. And then last layer is Anandamaya Kosha, that is the layer of bliss. तो कार्डियो करने के बाद थोड़े से टाइम का, जिमिंग करने का थोड़े से टाइम का ब्लिस आता है. बट आफ्टर डूइंग योगा जो वो कंटिन्यूड जो ब्लिस रहता है, जो हैप्पीनेस रहती है, दैट इज़ लाइक अमेजिंग. Wow. I think I need to change my mindset. लेकिन ऐसे कोई मिथ्स हैं जो आज आप बस्ट करना चाहते हैं प्रेगनेंसी योगा को लेकर? ओके, तो एक तो सबसे बड़ा मिथ, अभी भी मुझे ऐसा लगता है इंडिया में, इवन इफ प्रेग्नेंट मदर करना चाहती है योगा, बट मे बी फैमिली कहीं ना कहीं डरी रहती है. उनको लगता है कि नहीं करना चाहिए, आपको रेस्ट करना चाहिए, आपको ज़्यादा मूव नहीं करना चाहिए, इससे मिसकैरेज हो सकता है, इससे कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं. तो ये एक मिथ आई वुड लाइक टू बस्ट कि अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप बैठे हो, तो आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, आपको ज़्यादा एक्स एंड पेन्स आएंगे. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रेगनेंसी में, क्योंकि आपको एक जेंटल फॉर्म ऑफ वर्कआउट चाहिए, तो उसमें योगा इज़ द बेस्ट वे टू गो अहेड विद. तो अगर आप जेंटल स्ट्रेचेस कर रहे हैं, उससे जो भी आपके बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि आपका पेल्विक एक्सपैंड हो रहा है, उससे आपको टेलबोन पेन आ रहा है, बैक पेन आ रहा है, पेल्विक पेन आ रहा है, तो अगर आप आसन्स करते हैं तो वो पेन आप मैनेज कर सकते हैं. लेग्स में स्वेलिंग हो जाती है, वैरिकोज वेन्स का इशू आता है, शाइटिका पेन का बहुत इशू आता है. तो इधर या तो आप उस पेन में ही बैठे रहें और वो कॉम्प्लिकेशन आगे क्रिएट होती रहे, या फिर अगर आप आसन करेंगे तो मैं ये नहीं कहूँगी आसन करने से आपकी कॉम्प्लिकेशन ही गायब हो जाएगी, बट वो मैनेज हो सकती है. उसको आप कंट्रोल में ला सकते हैं कि ठीक है, अगर प्रेगनेंसी में एक पेन आ रहा है, इट इज़ मैनेजेबल, वो आपके वर्क को इफेक्ट नहीं कर रहा है, आपकी लाइफस्टाइल को इतना इफेक्ट नहीं कर रहा है. लोगों को लगता है कि मुद्रा प्रैक्टिस करने से तो क्या ही होता होगा, आपने कैसे हैंड जेस्चर कर लिया तो इससे क्या हो रहा है. तो हमारी जो 5 फिंगर्स हैं वो 5 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं. सो थंब रिप्रेजेंट्स फायर, योर इंडेक्स फिंगर रिप्रेजेंट्स एयर, मिडिल फिंगर विल रिप्रेजेंट द स्पेस एलिमेंट, रिंग फिंगर रिप्रेजेंट्स अर्थ, एंड लिटिल फिंगर रिप्रेजेंट्स वाटर एलिमेंट. तो जब भी छोटे थे तो ऐसे ही बोलते थे, बिकॉज दिस इज़ योर वाटर एलिमेंट. सो जब आप मुद्रा प्रैक्टिस करते हैं, सो दे आर लाइक इलेक्ट्रिकल सर्किट्स क्रिएट होते हैं, एक कनेक्शंस क्रिएट होते हैं. एंड आई हैव एक्सपीरियंस दिस माई सेल्फ. कोई भी कुछ इशू हो रहा है बॉडी में, यू डू अ मुद्रा फॉर सम टाइम, इट स्टार्ट्स टू फील कि येस इट इज़ गेटिंग बेटर, हील होना शुरू हो जाता है. तो बट उसके लिए अगेन यू हैव टू, इट्स नॉट अ मैकेनिकल प्रोसेस. अगर आप उसे बिलीव ही नहीं कर रहे हो तो इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क. तो आपको कॉन्शियसली इंटेंशन अपना उस पर डाल के दैट ओके आई एम डूइंग दिस प्रैक्टिस एंड लेट दिस प्रैक्टिस हेल्प मी. तो आप उसको मौका दे रहे हो कि हाँ भाई मुझे हेल्प करो. आप कह रहे हो मैं देखता हूँ तुझे हेल्प करता है ही नहीं, तो फिर शायद वो काम ना करे. बिल्कुल. यू राइटली सेड कि आपके, जैसे आपने बोला कि आपके 5 उंगलियों में आपके सारे वो एलिमेंट्स हैं. ऐसे माय मॉम गेट्स अप इन द मॉर्निंग, वो सुबह सुबह वो मंत्र पढ़ती हैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी. तो मैं उनसे पूछती थी कि इसका मतलब क्या है. उन्होंने बोला उसमें तीनों देवियाँ यहीं बसती हैं. अगर पहली चीज़ अगर अपना हाथ देख कर, इट्स लाइक आप दर्शन कर रहे हो उनके, एंड देन यू आर सेइंग आई एम starting my day and you just be with me, give me the power, right? But again it should not be a mechanical process. अगर आप बिलीव करते हो तो सिर्फ उनको हाथ ही समझो, राइट. सो मैंने काफ़ी बार नोटिस किया है कि ऑफ कोर्स प्रेगनेंसी योगा इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन कपल्स का साथ में करना ऐसा क्यों ज़रूरी है और कैसे वो हेल्प करता है? सो पार्टनर्स जब मदर्स के साथ इन्वॉल्व होते हैं योगा क्लासेस, लाइक इवन इन माई क्लास ऑल्सो, मैं
मंथ में एक क्लास ज़रूर रखती हूँ कपल योगा Okay. की. सो पार्टनर्स डू कम इन. तो एक तो पार्टनर्स को दे फील मोर इन्वॉल्व, उनको लगता है हम भी पार्ट ऑफ द प्रोसेस हैं. उनका काम सिर्फ डॉक्टर की अपॉइंटमेंट में जाना और टेक केयर करना नहीं है. दे आर ऑल्सो डूइंग समथिंग. साथ में आसन करने से दे गेट सम टाइम टुगेदर, वरना अदरवाइज ईदर यू आर इंगेज्ड इन सम सोशल इंगेजमेंट में हो या कुछ देख रहे हो, या फिर आप बातें कर रहे हो. मतलब बिना बात करे आप अपने पार्टनर के साथ कब कनेक्ट करा है आपने. तो जब वो साथ में आसन करते हैं, मेडिटेट करते हैं, एंड ड्यूरिंग डूइंग दोज प्रैक्टिसेस उनको लगता है बेबी भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो इट्स वेरी होलसम. उनको अच्छा, मतलब इट इम्प्रूव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द कपल. प्लस फादर्स को भी मौका मिलता है अपने चाइल्ड के साथ बॉन्ड करने का. दोनों मिलके मंत्रास को चैंट करते हैं, दोनों मिलके मुद्रास प्रैक्टिस करते हैं. देर आर सम आसनास जहाँ पे फादर को तो बहुत अच्छा स्ट्रेच मिल रहा है बट मदर रिलैक्स कर रही है, तो इट फील्स वेरी गुड. देन देर आर सम आसना जहाँ पे इफ मदर इज डूइंग कोई बैलेंसिंग पॉस्चर कर रहे हैं तो पार्टनर्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं. सो दैट ट्रस्ट बिल्ड्स, दैट आई ट्रस्ट यू वोंट लेट मी फॉल. तो इट्स वेरी नाइस. इवन दे से, मतलब जो मदर्स हैं उनको तो दे वांटेड कि वो रोज़ हो, बट ऑफ कोर्स टाइमिंग्स एंड एवरीथिंग मैच नहीं होता. और जो कपल्स अकेले रहते हैं या आउट ऑफ इंडिया रहते हैं उनके लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट कि दोनों पार्टनर एक साथ अपनी क्लास नहीं ले सकते. समबडी हैज़ टू सी होम. Amazing. I mean, it sounded really right to me for sure. वहम और प्रेगनेंसी बहुत साथ साथ चलते हैं हमारे देश में, है ना. अभी मैंने अपनी सिस्टर को फ़ोन किया इस पॉडकास्ट से पहले. मैंने पूछा उनसे कि दीदी कैन यू प्लीज़ टेल मी कि आप जब प्रेग्नेंट थे तो आपने क्या क्या चीज़ों को फेस किया, क्या क्या ऐसी चीज़ें थी जो आपको लगा कि यार आई विश मुझे अब पता है ये सारी चीज़ों का, मैं अब बदल सकती तो मैं बदल देती. शी सेड द ओनली थिंग आई वांट टू चेंज कि काश मैंने उस वक्त पे सिर्फ एक इंसान की सुनी होती, या तो मेरा डॉक्टर या जिस पे मैं ट्रस्ट करती थी. किसी ने मुझे कहा लड्डू खा लो तो मैंने लड्डू खा लिया. किसी ने मुझे कहा कि मसाज कर लो तो मैंने मसाज कर ली. किसी ने सडनली आके बोला कि नो दिस इज नॉट राइट फॉर यू, व्हाई आर यू डूइंग दिस. सो मैं बहुत वहम में और डर में जी हूँ पूरे अपने 9 महीने. इफ आई आस्क यू व्हाट डू यू थिंक कि इफ यू आर प्रेग्नेंट and if you want to stay away from वहम around you, I mean, who should be that one person जिसके साथ आपको connect करना चाहिए? First of all, of course, your doctors. Doctors will always give you very good advice जो मतलब scientific होगी and safe होगी आपके लिए. सेकेंडली, गो हेड विद द एडवाइस ऑफ इंस्ट्रक्टर्स. डिच गूगल. मतलब गूगल करके कि मुझे ये हो रहा है तो क्या हो सकता है, तो वो आपको डराएगा ही और आपको और मिथ्स और वहम में डालेगा. तो गूगल से मत पूछिए, आप अपने हेल्थ एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, अपने न्यूट्रिशनिस्ट से पूछ सकते हैं, अपने योगा इंस्ट्रक्टर्स से पूछ सकते हैं. अगर आप थेरेपीज़ ले रहे हैं अपने थेरेपिस्ट से भी पूछ सकते हैं. बेस्ट वे, अगर आपको अगर यू हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस और आपको अच्छा लगता है मैं और जानूँ चीज़ों के बारे में और समझूँ, गो हेड रीड बुक्स. गूगल करने पर क्या होता है, डिफरेंट ओपिनियंस आ जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई टेल यू देर इज़ अ मुद्रा दैट इज़ वेरी गुड टू बी प्रैक्टिस ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी, या फिर देर इज़ अ प्राणायामा विच इज़ वेरी गुड टू बी प्रैक्टिस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. माई स्टूडेंट्स गेव मी अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम गूगल कि देखो गूगल पे लिखा है नहीं करना. And I say, this see in my training module, like हमें सिखाया है कि ये बहुत अच्छा है प्रेगनेंसी में. तो गूगल में भी गूगल इज़ टेकिंग सो, मतलब इट्स लाइक एन ऑनलाइन ग्रुप ऑफ पीपल. सब अपने अपने उस पर रिव्यूज़ एंड ओपिनियंस डाल देते हैं. तो बेस्ट इज़ गो हेड विद योर डॉक्टर्स, योर हेल्थ प्रोफेशनल्स, एंड इट इज़ गुड टू रीड बुक्स जो कि आपको लगता है बहुत अच्छे ऑथर्स हैं, वेरी रिनाउंड ऑथर्स हैं. उनकी बुक्स पढ़ने से आपकी नॉलेज में एडिशन होगा. गो हेड विद दैट. बस उतने तक लिमिटेड रखना चाहिए. ज़्यादा आपके खाने से रिलेटेड डाउट्स हैं, यू गो टू अ न्यूट्रिशनिस्ट. डोंट आस्क सो मेनी पीपल. एक न्यूट्रिशनिस्ट से बात करो, वो आपको हेल्प करेगी जिस पे आपको ऑफकोर्स बिलीफ है, ट्रस्ट है, जिनका आपको लगता है फीडबैक्स एंड प्रीवियस केसेस अच्छे रहे हैं, आप उनके पास जाइए. और सिर्फ अगर एक इंसान की आप सुनेंगे, उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे, इट विल बी गुड. अगर बहुत लोगों की साथ साथ सुनते जाएंगे, देन इट विल बी लाइक a cluster in your yeah head. like what to do, what not to do. Exactly. Perfect. अगर मैं आपसे एक एडवाइस मांगूं फॉर ब्राइड्स टू बी, ये तो अभी तक हम बात कर रहे थे प्रेगनेंसी की, राइट? लेकिन
इमोशनल जो पूरा रोलर कोस्टर चलता है ना एक ब्राइड के दिल में, दिमाग में, वो बहुत ही खतरनाक होता है, राइट? सो डू यू हैव एनी मॉड्यूल और डू यू डू एनीथिंग विद ब्राइड्स टू बी जहाँ पर वो अपने आने वाली जिंदगी के लिए थोड़ा सा मेंटली और स्पिरिचुअली प्रिपेयर होती हैं? I would love to start a module with brides to be especially because ऐसा मतलब कभी मौका नहीं मिला कि बहुत सारे brides to be के साथ काम करने का, but हाँ like once in a while if some bride to be or who is they're preparing for their marriage they come up, तो I always suggest them कि बाकी प्रेपरेशंस तो आप कर रहे हो, बाहर से भी अच्छा दिखना है, डेकोरेशंस भी अच्छे, फूड भी सब कुछ अच्छा, बट अंदर से भी यू वर्क ऑन योर सेल्फ. तो यू बुक, आप शादी से पहले आप स्पाज एंड फेशियल्स बुक करते हो. एट दैट टाइम बहुत अच्छा टाइम है. यू शुड इन्वेस्ट इन योर हेल्थ एज वेल. आपको ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ लेनी चाहिए, आपको योगा एंड मेडिटेशन प्रैक्टिस स्टार्ट करनी चाहिए, आपको एक अच्छी डाइट लेनी शुरू करनी चाहिए, विच इज़ नॉट, जो कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि मुझे वेट लॉस करना है और मैं शादी के बाद ये छोड़ दूंगी. वो आगे भी कंटिन्यू करना चाहिए. उस टाइम पे बहुत एनजाइटी रहती है. आई डोंट नो कितनी रहती है बट रहती होगी. बहुत फियर्स रहते होंगे. एंड लाइक एक स्टेज फियर आता होगा. सो मेनी पीपल आपको जज करेंगे, देखेंगे. तो आई गेस उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है टू मेंटेन योर काम. तो अगर आप उस टाइम पे अपना कामनेस मेंटेन कर पाएंगे तो आप इंजॉय कर पाएंगे प्रोसेस को, रादर देन बस डर में रहना कि सब चीज़ ठीक हो. बिकॉज कोई भी इवेंट होता है, कुछ भी होता है, तो कुछ चीज़ ऊपर नीचे हो जाती है. एंड व्हाट आई एम सीइंग अभी सोशल मीडिया से जितना पता चल रहा है, बहुत पर्टिकुलर होता है कि ऐसे ही होना चाहिए. मेरी ड्रेस, मेरा मेकअप, my accessories, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए. बट when you are investing in your health, investing in your mental health and yourself, तो आप मैनेज कर लेते हो. मतलब वो चीज़ें आपको इतना ट्रबल नहीं करती. इट डजेंट मैटर कि फूल पिंक है या लाल है. यू एन्जॉय द प्रोसेस. तो उतना बड़ा जो एक हमारे माइंड में फियर और वो क्रिएट हो जाता है, लाइक एंजाइटी क्रिएट हो जाती है, उसको मैनेज करने के लिए आई बिलीव कि ब्राइड्स टू बी को फेशियल्स एंड स्पा के साथ योगा, मेडिटेशन एंड ऑल्टरनेट थेरेपीज़ भी ज़रूर करनी चाहिए. एक और चीज़ है जो मैं काफ़ी बार नोटिस करती हूँ, बिकॉज मैं एक वेडिंग फोटोग्राफर हूँ, तो काफ़ी बार ब्राइड्स इतनी ऑन्शियस होती हैं, इतना कुछ प्लान करती हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ऐसे होगा. बट जब एक्चुअल डे आता है तो इतना फियर होता है उनके दिमाग में, बिकॉज लाइक यू जस्ट मेंशन कि सोशल गैदरिंग में सडनली इतने सारे लोग आपको देखने वाले हैं एंड देन यू विल बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन. सो बहुत सारा एक डर होता है, नई फैमिली, बटरफ्लाइज. सो ऐसी कोई चीज़ है जो मैं अपनी ब्राइड को हेल्प कर सकूं जिसमें टू काम हर डाउन? इफ़ यू कैन जस्ट लेट मी नो, बिकॉज आई एम श्योर इससे हम सबको बहुत हेल्प मिलेगी. सो ऑन योर वेडिंग डे, बिकॉज इतना एनजाइटी रहता है, इतना फियर रहता है अबाउट व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन और आगे क्या होने वाला है, तो ऑन द स्पॉट कुछ टेक्निक्स इफ़ आई हैव टू टेल यू, जो ऑन द स्पॉट आपको हेल्प करेगा थोड़ा काम डाउन होने में, थोड़ा रिलैक्स होने में. तो देयर आर 2 टेक्निक्स एंड दिस कैन बी डन फॉर ब्राइड्स टू बी. ये एग्ज़ाम देने जा रहे हो, इंटरव्यू देने जा रहे हो, तब भी कर सकते हो, जब भी बहुत एनजाइटी और फियर हो रहा हो. सो वन इज़ दैट यू टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड देन यू होल्ड इट. और आप जितना होल्ड कर सकते हैं उसको होल्ड करके रखिए, और जब आप होल्ड ना कर पाएँ, यू स्लोली ब्रीद आउट फ्रॉम योर माउथ और फ्रॉम योर नोज. इसको आप 8 to 10 टाइम्स करेंगे, यू विल इमीडिएटली फील अ लॉट ऑफ रिलैक्सेशन एंड कामनेस इन योर माइंड. वो जो धक 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 होता है, इट विल बी काम डाउन. Another technique that you can do is you can keep your hands like this in a butterfly position on your heart, and then again you can just tap and you can breathe, and it really helps to calm yourself down. So like the movie में भी आया था, all is well. So you need to do that to yourself. Yeah. Okay. I'm definitely gonna try this, because जब हम काम करते हैं तो हम actually एक फैमिली की तरह काम करते हैं, और जब मुझे ऐसे दिखता है ना तो मुझे लगता है कि आई विश मैं कुछ कर पाऊँ ताकि वो अपने दिन को भी इंजॉय कर पाए और अपने आप को भी काम रखे. सो थैंक यू फॉर हेल्पिंग ऑल ऑफ अस आउट. ऐसा कोई मंत्र है जो आपको काम रख सकता है, मे बी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और मे बी अगर आप यूजुअल डे में भी हैं, ऐसे कोई चीज़ जो आप हमें बताना चाहेंगे?
सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ मंत्र हैं, कुछ स्तोत्रम्स हैं विच आई हाईली रिकमेंड, जो आपको रोज़ सुनने चाहिए, जिसमें से एक है मदालसा. इट्स अ एंशिएंट संस्कृत ललबी. बहुत ही सुंदर मैसेज है उसका. जब आप वो सुनेंगे, उसका मीनिंग पढ़ेंगे, तो इट्स लाइक एक मदर अपने चाइल्ड को ना बहुत अच्छी एक सुंदर नॉलेज दे रही है. प्रेगनेंसी में उससे सुनना बहुत बेनिफिशियल है. विष्णु सहस्त्र नाम, ललिता सहस्त्र नाम आर वेरी गुड स्त्रोतम्स. बहुत लंबे स्त्रोतम्स भी हैं, अराउंड एन आवर और सो. तो आप इसको प्ले करके आप अपने एक्टिविटीज़ कर सकते हैं. इट विल हेल्प यू टू स्टे काम एंड सेंटर्ड. उसके अलावा आप देवी कवचम सुन सकते हैं. इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ प्रोटेक्शन, इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ सेफ्टी. तो वो आप रोज़ सुन सकते हैं. देन फ्यू मंत्रास इफ़ यू हैव टू चैंट, तो आई वुड सजेस्ट दैट अगर आप मेडिटेट कर रहे हैं तो आप कुछ टाइम रेपिटेडली राम 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 अगर आप चैंट करते हैं, इट रियली हेल्प्स विद योर एनी काइंड ऑफ इश्यूज विद द बेली एंड इट हेल्प्स यू टू काम डाउन एज वेल. और मेरे तो बहुत स्टूडेंट्स ने मुझे शेयर करा दैट बेबी मूव्स. या फिर अगर आप ओम नमः शिवाय चैंटिंग करते हो, दैट टाइम ऑल्सो ओम नमः शिवाय इज़ बेसिकली 5 एलिमेंट्स को एक यूनियन में लाना. तो दैट टाइम ऑल्सो इट बिकम्स वेरी योर माइंड एंड योर बॉडी बिकम्स वेरी काम, क्वाइट एंड कंपोज्ड. तो दिस इज़ अ वेरी गुड वे कि इसके बाद आप बैठ के मेडिटेशन कर सकते हो. सो इज़ इट लाइक कि आप कोई भी काम कर रहे हो बट मन में आपके चल रहा है राम 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 राम, दिस इज़ व्हाट यू सेइंग, और आपको एक जगह पे अपने आप को स्टेशन करना पड़ता है एंड देन यू कॉन्सेंट्रेट एंड देन यू चैंट, लाइक हाउ इट कैन बी डन बोथ द वेज, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो. बट अगर आप बैठकर एक प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यू कैन डू इट. यू कैन चैंट राम 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 अ फ्यू टाइम्स, और इसको डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे कर सकते हो. इट कैन बी फास्ट, इट कैन बी राम राम, इट कैन बी स्लो, इट कैन बी मीडियम. तो यू विल फील द वाइब्रेशंस अराउंड योर बेली. इट इज़ वेरी गुड टू बी डन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. अदरवाइज ऑल्सो अगर आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं या फिर यू आर इन द पोस्टपार्टम स्टेज, सी दिस इज़ द रीजन, यहीं पे जो हमारे एनर्जीज चक्रास है वहीं पर ही वी हैव टू वर्क अपॉन. सो राम ध्यान वर्क्स वेरी गुड हियर. अमेजिंग. अभी ना एक नया टर्म है मार्केट में, दैट इज योनी योगा. एंड ऑफ कोर्स ये नेटफ्लिक्स से आया है. टू हॉट टू हैंडल एक सीरीज आई थी. आई रियली वांट टू नो, क्या ऐसी योगा जेन्युइनली एग्जिस्ट करती है? It's not yoga, it's just a fancy name of something, you know, that they are doing, because as far as you've told me that what practices they are doing in it, it is not yoga. In yoga you are, you know, आप अपनी होलिस्टिक, योगा का मीनिंग ही है यूनियन आपका माइंड, बॉडी एंड सोल का. तो अगर आप कोई एक ऐसा प्रैक्टिस कर रहे हैं जहाँ पर ना तो आसन है, ना तो प्राणायाम है, ना ध्यान है, ना मुद्रा है, ना बंध है, तो दैट इज़ नॉट योगा. दैट इज़ जस्ट सम फैंसी नेम, यू नो. मतलब किसी भी चीज़ को करने के लिए आपको बस आगे योगा लगा देते हैं आजकल लोग, बट इट इज़ नॉट योगा. बहुत चीज़ों के आगे योगा लग रहा है. आई डोंट नो, मैं नाम नहीं लूँगी अभी, बट येस, योगा इज़ योगा. उसके आगे कुछ लगता है, दैट इज़ नॉट योगा. थैंक यू सो मच फॉर क्लियरिंग हमारे सबके डाउट्स. बिकॉज जब मैंने वो सीरीज एक्चुअली देखी ना, तो मुझे लगा ये किस टाइप की योगा है, यू नो. बिकॉज हमने जब भी योगा के बारे में सुना है, समझा है, तो हमेशा हम उसको रिलेट करते हैं आसन से, या यू नो मेडिटेशन से. बट सडनली व्हेन समवन इज टेलिंग यू टू टॉक, यू नो, to your body part, then it feels कुछ तो weird हो रहा है. So thank you so much. And इसके साथ साथ जो मेरा अगला सवाल है आपसे, not sure ये कितना relevant है, but if you're okay, you know, replying to this, is there any spiritual reason to miscarriage? So I'll give you both the aspects. If we go from the spiritual aspect, तो ऐसा कहते हैं, ऐसा मानते हैं that whenever, see, it's true that if you've taken birth, तो there were some past impressions, some past karmas, जिसकी वजह से आपका, you know, you take birth and then you have to lead a life. और उस लाइफ का पर्पस ये होता है कि आपने जो आपने अपनी प्रीवियस लाइफ टाइम्स में जो भी आपके कर्माज है, इम्प्रेशंस है, आप उसको रिलीज़ कर पाएँ. रादर आज का लोग और ऐड कर लेते हैं. तो अगर किसी सोल का कर्म इतना ही है कि वो 3 महीने में या 1 साल में या 2 साल में या 5 साल में ही, यू नो, दे विल गेट इट ओवर विद,
तो दैट इज़ वन ऑफ द स्पिरिचुअल रीजन्स कि मिसकैरेजेस होते हैं. बट ऑन द अदर हैंड आजकल का जो लाइफस्टाइल है, जो हेल्थ कंडीशंस हैं, देयर कैन बी मैनी मेडिकल रीजंस ऑल्सो जिसकी वजह से मिसकैरेज हो रहा है. या तो आपका रूटीन अच्छा नहीं था, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, राइट, योर यूटरस वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ कि वो प्रेगनेंसी होल्ड कर पाए, या फिर कोई जेनेटिक रीज़न भी हो सकता है. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मदर की कोई गलती की वजह से ही मिसकैरेज हो. हो सकता है कोई जेनेटिकल रीज़न की वजह से भी मिसकैरेज हो. उस चीज़ में दैट इज़ वाई अगर मिसकैरेज होता है तो उसका रीज़न जानना ज़रूरी है रादर देन ब्लेम करना किसी को, बिकॉज गलती किसी की नहीं होती है उसमें. उसका या तो कोई स्पिरिचुअल रीज़न है या तो कोई मेडिकल रीज़न है. बट येस, इट इज़ वेरी ट्रॉमाटाइजिंग. वो बहुत डिस्टर्ब कर देता है पेरेंट्स को भी, फैमिली को भी, जिसके लिए योर साधना विल हेल्प यू टू कम आउट ऑफ इट. जब तक अभी मैं बोल रही हूँ और लोगों को लगेगा या आपको भी लगेगा कि इट्स वेरी इजी टू से, बट उसी से ही यू विल बी एबल टू कम आउट. आपको ना तो कोई थर्ड पर्सन आके हेल्प करेगा. यू हैव टू हेल्प योर सेल्फ. आपको वो स्टेप लेना पड़ेगा, आपको वो एफर्ट और करेज इकट्ठा करके यू विल हैव टू मूव फॉरवर्ड. एंड ग्रेजुअली जब आप आगे कर यू विल कीप मूविंग फॉरवर्ड, अपनी साधना करते हो, आप उसमें डीपर जाते हो, तो आपको समवेयर आपको पता चलता है ठीक है, वॉट एवर इज़ हैपनिंग उसका एक रीज़न है. एंड यू कम टू टर्म्स विद इट व्हेन यू आर इन नॉलेज. जब आप साधना कर रहे हो आप नॉलेज में आते हो, राइट. यू गेट टू नो वॉट इज़ हैपनिंग, और हर चीज़ का एक रीज़न होता है. एंड पेशेंस, ऑफ कोर्स, इट इज़ अ वर्च्यू. वो आपको आगे जितना एज यू मूव अहेड विद योर जर्नी यू गेट टू नो. अभी भी सो मेनी ईयर्स हैव पास्ड अवे, तो पिछला जो हुआ उसका अब रीज़न पता चलता है. अच्छा वो हुआ इसीलिए ये हुआ. से मैं आज इतनी बीमार क्यों हूँ, तो मैं बीमार हुई तो मैं योगा में आई. तो हर चीज़ का एक रीज़न होता है. विद टाइम वो हमें पता चलेगा. बट एट दैट मोमेंट अगर मैं बोलूँ इट इज़ ओके, गेट ऑन, मूव ऑन विद इट, हो जाएगा सब ठीक, मत सोचो, तो दैट इज़ रियली डिफ़िकल्ट. सो एट दैट टाइम जो आसपास के लोग हैं उनके लिए उनको कंपैशन रखना चाहिए, उनको हेल्प आउट करना चाहिए, एंड हेल्प देम टू मूव अहेड, टू मूव फर्दर, एंड मेक ग्रो योर माइंड स्ट्रॉन्गर. तो उसके लिए ऑफ कोर्स दिस इज़ फॉर एवरीबडी. ये आपके साथ भी हो सकता है, आपके फैमिली में भी हो सकता है. तो आपको अपना मन शांत और स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है. दिस इज लाइफ में बहुत ट्रॉमाज आएंगे, आते हैं. तो इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर इट, दैट वॉट एवर मे कम, आई विल बी देयर, आई विल हैंडल दैट सिचुएशन, देन यू विल सेल थ्रू इट. टू स्टॉप मिसकैरेजेस, इज देयर एनी एंशिएंट प्रैक्टिस जो हम अपनी मॉडर्न लाइफ में कर सकते हैं, या फॉरगेट अबाउट मिसकैरेजेस ऑल्सो, या कोई जनरल लाइफस्टाइल में भी अगर हम ऐसी कोई प्रैक्टिसेस हैं जो आपको लगता है एज अ योगा प्रैक्टिशनर कि हमें ज़रूर करनी चाहिए, तो वो क्या होंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से वर्क ऑन योर स्लीप. टाइम से सोना एंड टाइम से उठना इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. हमें लगता है कि स्लीप जो है ठीक है, थोड़ा एक दिन हम कम सो गए तो चलेगा, एक दिन हम अगले दिन ज़्यादा सो जाएंगे, या फिर पूरा हफ्ता निकल जाता है, महीनों निकल जाते हैं, हम ढंग से सोते नहीं हैं. रिसर्चर्स हैव सेड कि जितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, बहुत सारे परसेंटेज, मतलब बहुत मेजर नंबर ऑफ परसेंटेज इज़ बिकॉज ऑफ स्लीप डिप्रिवेशन एंड नॉट बिकॉज ऑफ एल्कोहलिज्म या फिर और कुछ. तो जो आप सोते नहीं हैं वो आपके पूरे सिस्टम पे इफ़ेक्ट करता है, आपके डाइजेशन पे इफ़ेक्ट करता है, आपकी मेंटल हेल्थ पे, आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे भी वो इफ़ेक्ट करता है. तो सोने के लिए तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि ये करो वो करो, सोना तो आपको पड़ेगा. तो rather than fixing an alarm to wake up in the morning, you should fix an alarm to sleep in the night. That is the best and the most important thing to do. Ditching your screen before you go to sleep is very very important, because रात के टाइम जैसे कुछ लोग बोलते हैं हमें तो नींद ही नहीं आती है, तो आप अपने स्क्रीन को डिच करें. एक सोने से 1-2-3 घंटा पहले अपने डिनर को यू फिनिश ऑफ विद योर डिनर. बी इन येलो लाइट, डिम लाइटिंग में, क्योंकि पहले के ज़माने में शाम होती थी तो लोगों को पता चलता था ठीक है अभी रात हो गई है, बॉडी को सिग्नल्स मिलते थे सोना है, मेलानिन प्रोडक्शन होता था. अभी लाइट्स में रहते हैं तो बॉडी को सिग्नल नहीं मिलता कि रात हो गई है. तो बीइंग इन डिम लाइट्स, बीइंग इन येलो लाइट्स, ऑरेंज लाइट्स, दैट विल हेल्प.
दैट इज़ वन थिंग जो स्लीप पे आई वुड से कि अगर आप स्लीप पे काम कर लोगे तो 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाती हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट जो रेफ्रिजरेटेड फूड हम बहुत खाते हैं, आज का बनाया कल, सुबह का बनाया रात को, दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड हैबिट. बिकॉज जो भी फूड आपने एक बार बना लिया उसको आपको कुक करने के कुछ घंटों में खा लेना चाहिए. उसको आप ज़्यादा देर तक मत रखिए, रेफ्रिजरेट बिल्कुल मत कीजिए. इट बिकम्स डेड फूड, वो स्टेल हो जाता है. इट हैज़ नो नरिशमेंट, इट इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू एनीथिंग. सेम थिंग गोज़ विद जो हम माइक्रोवेव्स यूज़ करते हैं, माइक्रोवेव में हीट करना या कुक करना, अगेन दैट जितना हो सके हमें उसको अवॉइड करना चाहिए. ईटिंग इन कॉपर वेसल्स, आयरन वेसल्स, ये बहुत ही अच्छी एक प्रैक्टिस है. ये हमारे फूड के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको भी इन्हांस करती है, रादर देन गोइंग फॉर नॉन स्टिक पैन्स एंड कुकर्स एंड एवरीथिंग. तो दीज आर सम प्रैक्टिसेस दैट यू कैन अडॉप्ट. उसके अलावा लाइक रेफ्रिजरेटेड वाटर, अभी ऐसा होता है कि बहुत गर्मी लग रही है तो ठंडा पानी पीना है, बट एक्चुअली ठंडा पानी पियोगे तो बॉडी के लिए काम बढ़ता है. वो पहले उस पानी को बॉडी के टेम्परेचर में लाएगी, फिर वो अब्जॉर्ब होगा. तो अगर आप एकदम बहुत ठंडा पानी पी रहे हो तो आपकी बॉडी में हीट और बढ़ेगा. Absolutely. सो रादर देन ड्रिंकिंग रूम टेम्परेचर वाटर या फिर अर्दन पॉट्स जो मटके का पानी होता है, दैट इज़ मोर बेनिफिशियल. थोड़ा टाइम स्टार्टिंग में लग सकता है कि बहुत प्यास लग रही है और बुझ नहीं रही है, बट विद टाइम आपको फिर मटके का पानी या रूम टेम्परेचर वाटर की आदत पड़ जाएगी. इट इज़ अ वेरी गुड हैबिट कि जैसे आप चाहे आप घर पे अपना साफ़ सफाई ये सब नहीं भी करते हो, बट इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस कि आप अपना रूम या कोई भी एक एरिया, अगर आप योगा नहीं कर रहे हैं रेगुलरली तो कोई भी एक एरिया आप खुद से साफ़ करें. आप मलास में बैठ के यू कैन मॉप द फ्लोर्स. आप जो भी सफाई कर रहे हैं, अगर आप बैठ के कोई काम कर रहे हैं, लेट्स से आयरनिंग योर क्लोथ्स और योर फोल्डिंग योर क्लोथ्स, तो आप बद्धकोण आसन में बैठ के वो कर सकते हैं. तो अगर आपका बहुत ही बिजी लाइफस्टाइल है, आप बिल्कुल भी योगा क्लास करना या फिर अपने हेल्थ पे ध्यान देने में टाइम नहीं निकाल रहे, तो जो आप घर पे प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, आप आटा गूंद रहे हैं तो ज़मीन पे बैठ के मलास में बैठ के आप उसको गूंदें. तो एटलीस्ट कुछ प्रैक्टिसेस जो हैं दिस वे यू कैन इंक्लूड. आप कपड़े धो रहे हैं तो ज़मीन पे बैठ के आप उसको धोइए. सो दैट जो हमारी एंशिएंट प्रैक्टिसेस थी, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स उन सब ने करा है, तो वो सारी प्रैक्टिसेस जितना हो सके उतना हम कर सकते हैं. वाओ, आई मीन आपने जेन्युइनली हमें ना ऐसे पुराने वक्त में आप हमें ले गए जहाँ पर अब when you were talking I was actually realizing कि इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास वक्त नहीं है तो आपको सबसे पहले योगा इंस्ट्रक्टर से ऑनलाइन क्लासेस, ऑफ कोर्स इट्स नीडेड जब आपको अपना एक लेवल बढ़ाना होता है, जब आपको इन सब चीज़ों में मज़ा आने लग जाता है कि ओ आई थिंक इट्स हेल्पिंग मी एंड मेरी बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो again, I don't know how many times I'm going to say thank you to you because you are busting many myths on this couch. इसके साथ साथ बहुत बार we have realized जब बच्चा पेट में होता है so वो कई बार ब्रीच पोजीशन में आता है, जिसको हम बच्चा कोई उल्टी पोजीशन में आ गया जिसको बोलते हैं. How yoga helps in it? So I have two answers for this. Earlier when I used to teach, जो मतलब starting 1 or 2 years की practice में, मैं यही सजेस्ट करती थी मदर्स को दैट आप ना रिलैक्स करो, आप स्ट्रेस मत लेना, आप अच्छे से अपना मेडिटेशन एंड प्राणायाम रेगुलरली करना. दैट ऑल्सो हेल्प टू टर्न द बेबीज, बिकॉज जितना मदर रिलैक्स है, जितना हैप्पी है, बेबी का मूवमेंट उतना अच्छा रहता है. नाउ बिकॉज जैसे कोई कह रहा है मुझे यहाँ दर्द हो रहा है और आप कहो कि ठीक है मैं आपका सर दबा देता हूँ, तो उसको लगेगा यार पैर नहीं दबाया, मेरे पैर में दर्द हो रहा है. तो इसीलिए फॉर दैट ऑल्सो कुछ आसन्स भी मैं अब सजेस्ट करती हूँ जो हेल्प करते हैं. दे हैव हेल्प्ड, यू कैन डू दैट. तो जितने भी इन्वर्टिव पॉस्चर्स हैं, जितने भी सेफ एंड ऑफ कोर्स प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ करे गए फॉरवर्ड बेंडिंग पॉस्चर्स, आपको डीप फॉरवर्ड बेंडिंग्स नहीं करने, प्रॉपर अलाइनमेंट एंड इंस्ट्रक्टर की गाइडेंस में जो फॉरवर्ड बेंड्स कर सकते हैं वो आसन्स करना. and like keeping your legs elevated, all these postures are also good to do for breech condition. But yes, again जो breech condition के लिए आसन्स होते हैं, अगर आपको हाई BP है या आपको रिस्क ऑफ प्रीक्लैम्पसिया है या आपका यूटराइन PI जो है वो हाई है, तो इन कंडीशंस में इट इज़ सजेस्टेड कि आप फिर फॉरवर्ड बेंडिंग्स अवॉइड मत करें, बिकॉज टू करेक्ट अ बेबीज़ पोजिशन अगर आप अपने BP
पर इफेक्ट डाल रहे हैं या और कंडीशंस को हम एग्जैजरेट नहीं करना चाहिए. तो एट दैट टाइम अगेन रेस्टिंग, रिलैक्सिंग एंड डूइंग योर मेडिटेशन एंड प्राणायाम प्रैक्टिसेस विल हेल्प. अमेजिंग. एंड व्हेन टू नो कि अब आपको योगा इंस्ट्रक्टर के पास नहीं, एक डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है? As in breech condition. Yes. So by 36th week usually बेबी का हेड फिक्स हो जाता है. Okay. उसके बाद बहुत ही कम चांसेस होते हैं दैट बेबी का पोजीशन चेंज हो या बेबी ब्रीच कंडीशन में है तो या फिर वो सेफिलिक में आ जाए. Okay. तो इवन डॉक्टर्स भी ये चीज़ पहले डिटरमाइन कर लेते हैं कि बेबी ब्रीच कंडीशन में है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू वीक्स बेबी बाबा पोजीशन चेंज भी करता है. तो Absolutely. जब आप इन द ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लेबर ऑल्सो जब बेबी का पोजीशन अगर ब्रीच कंडीशन में है वो तो डॉक्टर्स विल मूव अहेड विद सी सेक्शन. तो ब्रीच कंडीशन ऐसा कुछ नहीं है कि डॉक्टर्स आपको उसके लिए कोई मेडिकेशन देंगे. Yeah. इट इज़ समथिंग वेरी नेचुरल. सो द स्कैन्स एंड द डॉक्टर्स विल हेल्प यू टू डिटरमाइन कि बेबी किस पोजीशन में है. यू कैन डू योर प्रैक्टिसेस बट देन अगेन दिस इज नॉट समथिंग यू कंट्रोल. सेम थिंग कम्स विद पीपल से कि बच्चे के गले में कॉर्ड है या उसने एक बार दो बार रैप कर लिया है. सो व्हाट योगा आसनास कैन वी डू? सी बीइंग वेरी प्रैक्टिकल एंड ब्लंट, योगा आपके वूम में जाकर कॉर्ड अनरैप नहीं कर सकता. ठीक है, हाँ आपको एब्डोमिनल कंप्रेशन अवॉइड करना है जो आप एनीवेज अवॉइड करते हो प्रेगनेंसी में. तो उस केस में भी यू जस्ट हैव टू डू योर प्रैक्टिसेस रेगुलर जो आप कर रहे हो, थोड़ा सा जेंटल, थोड़ा सा सेफली. एंड अगेन बाय द टाइम ऑफ लेबर अगर वो तब कॉर्ड्स तब भी हैं देन इट विल बी डॉक्टर्स कॉल कि वो उसको कैसे डील करना चाहते हैं. तो उसमें भी इट इज़ नॉट समथिंग जो आपको अपने ऊपर लेना चाहिए दैट व्हाट कैन आई डू. दिस इज़ नॉट इन योर हैंड्स. या And how one can be prepared for the delivery spiritually? I mean, हमें ये सब तो सब बताते हैं कि बैग में क्या क्या रखना है, बट दिमाग में क्या क्या रखना है ये तो सिर्फ आप ही बता सकते हो. So why don't you tell us? So the first thing that you should keep in your mind is acceptance. I think we have discussed this earlier also. Whatever is going to happen, I'm going to accept. अपने प्लान के साथ बहुत rigid नहीं होना है that this is what is going to happen, this is the position I'm going to deliver in, this is the way I'm going to deliver in. उसके बाद मुझे golden hour चाहिए, umbilical cord कट करने से पहले हम 1 मिनट रुकेंगे भी. तो बहुत ज़्यादा फिक्स और रिजिड नहीं होना चाहिए अपने प्लान के साथ. You prepare for it, you prepare for everything and then you go ahead and go with the flow. जितना आप अपने माइंड में go with the flow and acceptance रखोगे, it will become much more easier. You enjoy the process. Yeah. Secondly, to prepare for it spiritually, I would suggest ragas and strotams जो मैंने आपको भी मंत्रास बताए वो सुनने चाहिए. That also really helps. Creating a very calm environment also helps. I always suggest this to my mothers कि 9th month में you do this practice. आप एक environment create करो. आपको कैम्फर बर्न करना है, आपको एसेंशियल ऑयल्स बर्न करना है, आप वो करो. आप अपनी प्रैक्टिसेस करो. आप अपनी म्यूज़िक प्लेलिस्ट बनाओ. जब आप बहुत रिलैक्स हो, आप म्यूज़िक सुन रहे हो और जब आप बहुत पेन में आप वही म्यूज़िक सुनते हो ना तो वो आपको एक डिफरेंट स्टिमुलेशन मिलता है. अगर कोई बच्चा रो रहा है और हम उसको रब करते हैं या हम उसको कुछ और चीज़ दिखाते हैं तो हम उसकी अटेंशन डाइवर्ट करते हैं. तो सिमिलरली म्यूजिक एंड योर पार्टनर बीइंग देयर, दे कैन टॉक टू यू, दे कैन बी विद यू. वो अगर कुछ डिस्ट्रैक्शंस आप क्रिएट कर सकते हो दैट विल ऑल्सो हेल्प यू टू मैनेज द लेबर पेन्स. बट येस, ऐसा नहीं होगा कि मैं बोलूँ कि अब आपका लेबर है 2 दिन में तो आप स्पिरिचुअली ऐसे प्रिपेयर हो जाओगे. इट टेक्स टाइम. तो जितना जल्दी हो सके आप वेन एवर यू गेट टू नो, वेन एवर यू गेट अवेयर ऑफ इट, आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करो तो आप लेबर के लिए ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाओगे. आई मीन ऐसी इतनी सारी बातें हैं जिसको सुन के ना ऐसे लग रहा है कि जब मैंने आपको पहला जब आपसे सवाल किया था और जब ऑलमोस्ट हम आखिरी सवाल पर आ गए हैं अपने, आई वाज सेइंग ना कि डर सबसे पहले आता है जब भी हम प्रेगनेंसी की बात करते हैं. और अगर गुरु आपके जैसा हो, टीचर आपके जैसी हो जो सबसे पहले काम ही एक्सेप्टेंस पे करती हो. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसको चूज करते हो एज योर टीचर, टू गाइड यू. सो आई थिंक इट्स माई रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि जब भी आप इस जर्नी को परस्यू करें, यू नीड टू मेक श्योर कि सबसे पहले अपना वो सेफ पर्सन ढूंढें जिसके पास जाकर वो आपको गाइड कर सके, समझा सके कि व्हाट नीड्स टू बी डन. अगर ये हो गया ना तो इट्स गोना बी अ केक वॉक फॉर श्योर.
So I think if something happens to me, I'm gonna come to you. Most welcome. Yeah, but एक ऐसी लास्ट चीज़ है जिसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, एंड आई नीड टू नो योर ओपिनियन ऑन इट. पोस्टपार्टम, राइट? पोस्टपार्टम के साथ साथ आई रियली वॉन्ट यू टू टॉक अबाउट पेरेंटल डिप्रेशन, राइट? हम बहुत बात करते हैं कि औरत किस किस चीज़ों से गुजरती है. उसके साथ साथ जब हम कहते हैं कि माँ रात के 3 बजे तक उठी रहती है, उसको फीड करना होता है, उसके साथ साथ जो अच्छे पार्टनर्स हैं वो भी इक्वली उनका सपोर्ट करते हैं, राइट? सो डू यू माइंड टॉकिंग अबाउट पेरेंटल डिप्रेशन एंड पोस्टपार्टम? सो पोस्टपार्टम डिप्रेशन आजकल बहुत कॉमन हो गया है बिकॉज बहुत रीजंस हैं इसके. समटाइम्स न्यूक्लियर फैमिलीज़ की वजह से फैमिली सपोर्ट नहीं है एंड आपको सब कुछ खुद से करना है, तो इट बिकम्स चैलेंजिंग. आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, आपके करियर में ब्रेक आ जाता है. फॉर दोज जो बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, जो बहुत सक्सेसफुल भी हैं अपने करियर्स में, बहुत पैशनेट है अपने काम को लेके, तो उनके लिए वो एक शॉक टाइप भी हो सकता है. अगर मैं अपनी बात करूँ तो अगर मैं वेकेशन पे जाती हूँ तो मेरे को कुछ होने लग जाता है कि मेरे को आके काम करना है. तो देयर आर सम पीपल हु लव टू वर्क. तो आप अपना काम नहीं कर पा रहे हो तो आपको थोड़ा सा बेचैनी होती है. देन ऑफ कोर्स आपकी बॉडी चेंज हुई है, उसके रिलेटेड बॉडी इमेज इश्यूज आ सकते हैं. आप अपनी प्रेजेंट लाइफ को पास्ट लाइफ से कंपेयर कर सकते हो. तो ऑल दैट हैपन्स ड्यूरिंग योर पोस्टपार्टम स्टेज, जिसकी वजह से पोस्टपार्टम ब्लूज, या फिर अगर वो थोड़ा सिवियर हो जाता है देन इट बिकम्स पोस्टपार्टम डिप्रेशन. एंड ऐसा नहीं है कि पोस्टपार्टम पीरियड जो है वो आपका आफ्टर डिलीवरी 6 months है या फिर 1 year है. पोस्टपार्टम जो है दैट डिपेंड्स ऑन यू. लाइक इट कैन बी 2 years और 3 years ऑल्सो. कुछ मदर्स 2 and 3 years. या लाइक मदर्स अगर पोस्टपार्टम डिप्रेशन में है तो ऐसा नहीं है कि बच्चा 3-4 साल का हो गया तो अभी तो ख़त्म हो गया होगा. इट कैरीज ऑन. कितनी बार तो बच्चे बहुत बड़े हो जाते हैं एंड इफ़ दोज मदर्स, लाइक इफ़ आई हैव क्लाइंट्स फॉर थेरेपी एंड दे कम इन, तो some trauma related to labor comes up and that has carried on, क्योंकि मे बी आपके माइंड में वो बैक ऑफ द माइंड चला गया, वो एट ऑन द स्पॉट नहीं है, बट बॉडी ने उसको पकड़ के रखा है उस ट्रॉमा को. एंड उस वजह से जो है डिफरेंट कंडीशंस यू हैव सीन आफ्टर डिलीवरी, मदर्स को कितने हेल्थ कंडीशंस भी शुरू हो जाते हैं विच स्टेज देयर टिल द चाइल्ड इज 20-30 years old ऑल्सो. तो पोस्टपार्टम की लिमिट नहीं है. दैट इज़ up to you. You decide your postpartum period and you decide your healing journey. ऐसा नहीं होता है कि मूवी में वो फिल्म स्टार्स और बॉलीवुड में देखा 6 महीने में वापस इन शेप आ गए तो हमें भी आना है, या 1 साल में आ गए. ऐसा नहीं होता. आपकी जर्नी अपनी है, आपकी अपनी खुद की बॉडी है. वॉट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपको हेल्दीएस्ट सेल्फ में आना है. यू वॉन्ट टू बी देयर फॉर योर चाइल्ड, तो आपको अपना हेल्दीएस्ट सेल्फ होना है. उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको अपना प्री प्रेगनेंसी शेप या साइज़ में जाना है या फिर अपना कुछ मेजर चेंजेस करने हैं. हाँ, हील करना है, अपने आप को बेटर करना है, तो दैट इज़ वन थिंग. बॉडी इमेज इश्यूज़ जो आ जाते हैं, सो ये सब मदर के साथ हो रहा है. ऑन दी अदर हैंड जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लाइफ में भी दे मोर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर एडेड बिकॉज मदर इज़ ऑन ब्रेक. तो आज के टाइम पे वे बोथ द पार्टनर्स आर वर्किंग, इट फॉल्स अपॉन दी अदर पार्टनर, राइट? देन ऑफकोर्स अलॉन्ग विद द बेबी जो मॉम है उनके इमोशनल चेंजेस जो हो रहे हैं, उनके जो इमोशनल अपीवल्स हो रहे हैं, दैट ऑल कम्स ऑन टू द फादर्स. या दे हैव टू हैंडल इट एंड दे आर नॉट वेल इक्विप्ड. उनको पता नहीं है कैसे करना है, क्या करना है. नॉट एवरी वन इज़ अ थेरेपिस्ट या योगा प्रैक्टिशनर या मेडिटेटर. समटाइम्स उनको तो ये नॉलेज भी नहीं होती है दैट वाई इज़ दिस हैपनिंग विद हर. दे फील लाइक you are over exaggerating, so many people have given birth. सबके साथ ऐसा होता है, तो अब आप ही इसको इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हो. तो दैट सेंसिटिविटी इज़ नीडेड, बट ऑन दी अदर हैंड दे आर ऑल्सो गोइंग थ्रू अ लॉट. सो दैट इज़ वॉट पेरेंटल डिप्रेशन, बिकॉज उन पर इतना फाइनेंशियली इमोशनली जो बर्डन क्रिएट हो रहा है. ऑन दी अदर हैंड मदर के ऊपर जो सोशली इन्वायरमेंटली एंड इमोशनली जो मदर्स पे बर्डन क्रिएट हो रहा है. एट दैट टाइम बोथ ऑफ द पार्टनर्स नीड टू अंडरस्टैंड ईच अदर वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम. एक दूसरे को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. और फिर उस सिचुएशन को ये समझना कि ये टेम्पररी है एंड थिंग्स विल गेट बेटर.
तो सेम थिंग मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स से मेरे को यही सुनने को मिला है दैट बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिसेस दे डिड ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी, उससे से उनको स्ट्रेंथ मिलता है पोस्टपार्टम में. यू नो, डजेंट मैटर आप कितने साल से योगा प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रेगनेंसी एंड पोस्टपार्टम कैन बी चैलेंजिंग. ओके, बट इस टाइम पर योर वॉट यू हैव बीन एज अ पर्सन बिफोर योर प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी, इट विल हेल्प यू इन पोस्टपार्टम स्टेज. सो अगर आप एज अ पर्सन, इफ़ यू आर समवन जो बहुत यू नो यू आर वेरी रेगुलर विद योर साधना प्रैक्टिस and you are able to give a broader outlook to your life and you have a stronger mind, you can move ahead with it, और या पहले से प्रैक्टिस करते आ रहे हो, then postpartum भी आपके लिए बेटर हो जाता है. कई बार मैंने देखा है कि जब कोई पोस्टपार्टम को रिकग्नाइज कर लेता है, उसके बाद व्हेन दे गो एंड फाइंड अ सोल्यूशन, दे फील दैट दे आर बीइंग वेरी सेल्फिश. यू नो कि हाउ कैन आई just think of myself right now. I have a baby, I have a family, I need to think about that. So इस thought से कैसे बाहर निकला जाए? So सबसे पहले तो ये स्टार्ट होता है लाइक इन द फर्स्ट इनिशियल डेज ऑफ बर्थ. जैसे व्हेन द बेबी इज स्लीपिंग, तो मदर कॉम्पनसेट्स ऑन दैट टाइम. अगर या तो वो हेल्थ एंड फिटनेस में हो, या फिर वो घर के काम हो, या फिर करियर रिलेटेड काम हो, उस टाइम पे दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू स्लीप व्हेन द बेबी इज स्लीपिंग. ओके, आपको अपने आप को प्रायोरिटाइज उस टाइम पर करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आपने इनिशियल जो मंथ्स होते हैं पोस्टपार्टम के, उसमें आपने अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं करा, अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ को नहीं प्रायोरिटाइज करा, इन द कमिंग ईयर्स इट इज़ गोइंग टू चैलेंज यू. तो उस टाइम पर सेल्फिश होना आई थिंक इज़ गुड. You should, if you want space, you should have that space. You should be with your child, you should connect with your child. आपको अपने हीलिंग पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. एंड टू थिंक अबाउट योर सेल्फ इज़ एक्चुअली थिंकिंग अबाउट योर चाइल्ड. योर चाइल्ड इज़ डिपेंडेंट अपॉन यू. तो अगर आप अपने लिए कुछ कर रहे हो, दैट इज़ इनडायरेक्टली गोइंग टू द बेबी ओनली. अगर आप अच्छा फील करोगे तभी आप, यू नो, इफ़ अ jug is full of water, then only it can pour water. So if you are full of love and joy, you can pour that. Absolutely. I think with this, we will literally have to end this conversation. But is there any message जो आप अपनी स्टूडेंट्स को या मदर्स को देना चाहेंगे, या उन लोगों को जो बेबी प्लान कर रहे हैं या करने वाले हैं? Anything that you would want to tell the audience? So to all the mothers who are pregnant right now, or those who are planning to conceive, या फिर आपने डिलीवर कर दिया है, you are in the postpartum stage, one thing that I really want you to start doing is taking time out for yourself. Your career is secondary, your commitments are secondary, but you yourself and your health is the first. That is what is going to go ahead with you आगे भी in future as well. तो प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, डू वॉट यू लव टू डू. एंड यू नो, जब आप अपने लिए कुछ करते हैं, अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, ओके, आई वुड सजेस्ट कि आपका जो एक्सपेंडिचर है उसमें से कुछ पोर्शन आप अपने लिए रखें, नॉट जस्ट ऑन योर यू नो फिजिकल मटेरियल नीड्स. ऊपर से हम अपने बॉडी को या फिर अपने यू नो आउटलुक को, द थिंग्स अराउंड अस, अपने कंफर्ट पे वी स्पेंड अ लॉट. बट अगर हमें अपनी हेल्थ पर स्पेंड करना होता है, वी थिंक अ लॉट अबाउट इट, राइट? सो स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ एंड स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग योर सेल्फ. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. थैंक यू सो मच इतनी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन करने के लिए. यू नो, जब आप एक सेक्टर लाइक वेडिंग इंडस्ट्री, यू नो, वहाँ से आते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इन सवालों का जवाब ढूंढना पड़ता है, और जब इतनी आसानी से मिल जाए तो बहुत मज़ा आता है. एंड आई रियली होप कि आपके इस कॉन्वर्सेशन के बाद हम सब में ये करे जाए कि इट्स ओके टू स्टार्ट अ फैमिली. इट्स नॉट समथिंग जो कि यू नो पहली बार होगा या ये आप नहीं कर सकते हैं. सो थैंक यू वंस अगेन. बट यू नो, मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि आपने मुझे इतना कुछ सिखाया, राइट? इन रिटर्न आई डोंट थिंक आई कैन गिव यू एनीथिंग, बट ये छोटा सा मेरी टीम की तरफ से हैम्पर है. एंड आई रियली होप कि आप इस हैम्पर को एंजॉय करें. एंड थैंक यू.
Thank you for this. Thank And I you. really enjoyed being here. Honestly, मेरा पहला podcast था and I was little nervous कि क्या होगा, but you made it very smooth and seamless and I was very comfortable. I was able to share what I had in my mind and बहुत effortlessly सब आ भी गया, and like you and your team is like very lovable and sweet. So Thank I really you. enjoyed. Thank you for having me here. Thank you. Back up! My experience with Ved FM was really amazing. It was super good to share so much of knowledge. सबके साथ, the talk was so easy, so fluent, so smooth, and I felt really comfortable. And I'm really happy to have done this podcast. And with the growing wedding industry in India now, it is really important to have such a platform which really helps the girls and the grooms and the families who are going into the process to know what to do, what not to do, and how to manage, how to sail through this period, because we accept it or not, but this is something like the highlight or something major in everyone's life. So I really appreciate this platform, and I highly suggest that this platforms like these should be promoted more, should be watched more. They're really going to help people and add on to their lives.